मोहिनी और आज हम देखने वाले हैं रैपिड रिवीजन ऑफ एनेस्थीसिया। तो अगर आपकी एग्जाम पास में आ रही है जैसे कि नीट पीजी, आईएनआई सीईटी या एफएमजी एग्जाम, तो आप ये रैपिड रिवीजन से अपना पूरा एनेस्थीसिया का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। तो इस रैपिड रिवीजन को मैंने कैसे स्ट्रक्चर किया है, मैंने इसमें बहुत सारी इमेजेस डाले हैं और इमेजेस के बेसिस पे ही हम वो टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं रैपिड रिवीजन इन एनेस्थीसिया। अब पहले जो हमारे पास इमेजेस है वो सब एयरवे रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स के इमेजेस है और ये एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, ये है हमारे लैरिंजियल मास्क एयरवे या सुप्राग्लॉटिक एयरवे डिवाइस। ओके, तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? सबसे पहले वो लोग पूछते हैं कि हु इज द इन्वेंटर ऑफ लैरिंजियल मास्क एयरवे या सुप्राग्लॉटिक एयरवे डिवाइस। तो उसका आंसर होगा डॉक्टर आर्ची ब्रेन। ठीक है, दूसरा ये आपको पूछेंगे कि ये जो एलएमए या सुप्राग्लॉटिक एयरवे डिवाइस है वो किस चीज के लिए यूज किया जाता है। तो ये जो एयरवे डिवाइस है ये जनरल एनेस्थीसिया देने के लिए या फिर सीपीआर के टाइम वेंटिलेशन ऑक्सीजन देने के लिए यूज किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन जो इसमें आपको पूछ सकते हैं वो है साइजेस ऑफ द एलएमए। कौन सा एलएमए किस साइज का किस टाइप के पर्सन में डाला जाता है। तो ये जो साइजेस ऑफ एलएमए होते हैं वो पेशेंट के वेट के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। अब इसमें अगर मैं आपको बताऊं, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टेबल हमने पढ़ा था इंस्ट्रूमेंट्स इन एनेस्थीसिया में, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड एलएमए का टेबल एग्जाम में नहीं आता है। पहले हम देखते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड टेबल क्या है। ओके, तो ये एलएमए की जो साइजेस है वो पेशेंट के वेट के हिसाब से दिए जाते हैं। जैसे कि आप देखोगे कि सबसे छोटा एलएमए जो है साइज 1 एलएमए सबसे छोटे ह्यूमन बीइंग में डाला जाता है। छोटा ह्यूमन बीइंग क्या हुआ? न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न का वेट कितना हुआ? लेस देन 5 kg। ओके, अब साइज 1.5 एलएमए जो है नेक्स्ट वाला वो 5 to 10 kg में डाला जाता है। साइज 2 10 to 20 kg में, साइज 2.5 20 to 30 kg में, साइज 3 30 to 50 kg में और साइज 4 जो है वो 50 to 70 kg में। अब हो गया आपका टेबल कॉम्प्लिकेट। तो आइए इसमें से हम इंपॉर्टेंट साइजेस सिर्फ याद रखते हैं क्योंकि ये है हमारा रैपिड रिवीजन जिसमें हम सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे ही याद रखने वाले हैं। ओके, तो एग्जाम में मोस्टली पूछा जाने वाला साइज है साइज 3 एलएमए। ओके, तो साइज 3 एलएमए 30 to 50 kg एडल्ट में और साइज 4 एलएमए 50 to 70 kg एडल्ट में डाला जाता है। अब इसको कैसे याद रखना है? तो साइज 3 का 3 फिर से इधर लिख दीजिए और इसको बना दीजिए 30। तो 30 to 50 kg में हम साइज 3 एलएमए डालते हैं और 50 kg के बाद जो है वो साइज 4 एलएमए डालेंगे। ओके, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे एलएमए के बारे में है वो हमने देख लिए। अब चौथी चीज जो एलएमए के बारे में पूछते हैं वो है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एलएमए यूज्ड। ओके, और व्हिच इज द एलएमए दैट इज प्रेफर्ड द मोस्ट। मतलब अगर आपको अलग अलग टाइप के एलएमए दिए जाए तो आप उसमें से कौन सा वाला चूज करेंगे आपके पेशेंट को यूज करने के लिए। तो इसका आंसर है प्रोसील एलएमए। प्रोसील एलएमए। ओके, प्रोसील एलएमए कैसे दिखता है हम आगे देखेंगे और उसके पहले हम सब जो डिफरेंट टाइप्स के एलएमए मैंने ये फोटो में डाले हैं उनको देखते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले हमारा जो एलएमए है यहाँ पे इसको हम बुलाते हैं एलएमए क्लासिक। क्लासिक मतलब पुराना, ये सबसे पुराना टाइप का एलएमए है। ओके, अब इसको कैसे आइडेंटिफाई करना? अब हर एलएमए में एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन फीचर होगा जो आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। जैसे कि अगर आप एलएमए क्लासिक को देखिए तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे है एक गोल शेप कफ, इसको बुलाते हैं ये कफ। और ये कफ कैसे जाता है? अगर ये आपके वोकल कॉर्ड्स है तो वोकल कॉर्ड्स के ऊपर ये कफ ऐसे बैठ जाता है और इसमें से आप जो भी हवा देते हैं वो डायरेक्टली वोकल कॉर्ड्स के अंदर पेशेंट के ट्रेकिया और लंग्स में जाती है। ओके, तो ये हो गया हमारा कफ। कफ के साथ साथ एक आपको यहाँ पे दिखती है लाइन, इसको हम बुलाते हैं पायलट इन्फ्लेशन लाइन। और ये जो यहाँ पे बलून है इसको बुलाते हैं पायलट बलून। अब आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रखने की जरूरत है कि ये जो पायलट बलून आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसमें से हम हवा भरते हैं और ये कफ जो है वो साइज में बड़ा हो जाता है। ओके, तो सपोज आपने ये एलएमए डाला है और इसका कफ ऐसे पिचका हुआ वोकल कॉर्ड्स के ऊपर सेटल हो गया है, तो जब आप ये कफ में हवा भरते हैं तो ये कफ खुल के एक सील बना देता है अपने वोकल कॉर्ड्स के साथ। ओके, तो कफ को खोलने के लिए आपको हवा भरनी पड़ती है उसमें, और आप हवा कहाँ से भरते हैं? आप हवा पायलट
इसमें से बाहर आ रही है, जिसको हम बुलाते हैं एयरवे ट्यूब। अगर LMA में से एक ही ट्यूब बाहर आ रही है तो ये हो गया फर्स्ट जनरेशन LMA, ओके। और LMA क्लासिक, एक ही टाइप का LMA आता है फर्स्ट जनरेशन LMA एग्जाम के लिए, और वो है LMA क्लासिक, ओके। ऑलराइट, अब आप बोलोगे कि मैम ये तो कुछ अलग सी बात नहीं है कि इसमें एक ही ट्यूब है, ऐसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे एग्जाम में कि एक ट्यूब वाला LMA क्लासिक है? तो अभी हम बाकी LMAs देखेंगे। अगर आप यहाँ पे देखिए, आपको क्लियरली दो ट्यूब दिखाई देंगे जो LMA में से बाहर आ रहे हैं। तो अगर LMA में से दो ट्यूब बाहर आ रहे हैं तो ये हो जाता है सेकेंड जनरेशन LMA, ओके। तो अब आप देखिए, जो आगे की इसमें ट्यूब है इसको हम बुलाते हैं एयरवे ट्यूब। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, एयरवे ट्यूब का काम क्या है? एयरवे ट्यूब कनेक्ट होता है सर्किट को, सर्किट कनेक्ट होता है वेंटिलेटर को, और जो भी सांस वेंटिलेटर देती है वो एयरवे ट्यूब में से ही जाती है, ओके। अब नेक्स्ट इसके पीछे आ गया ट्यूब नंबर 2। ये ट्यूब नंबर 2 का नाम है गैस्ट्रिक ट्यूब, गैस्ट्रिक ट्यूब, ओके। अब ये गैस्ट्रिक ट्यूब का क्या काम है? ये गैस्ट्रिक ट्यूब जो है इसमें हम डाल देते हैं एक राइल्स ट्यूब। राइल्स ट्यूब तो आप सबने पढ़ी होगी एग्जाम के लिए सर्जरी में। राइल्स ट्यूब क्या करती है? राइल्स ट्यूब पेट में जाके पेट में जो भी खाना पीना लिक्विड्स है वो सब खाली कर देती है। अब ट्यूब पे सक्शन लगा के सारा खाना पीना लिक्विड्स पेट में से निकाल सकते हैं। तो वैसे ही हम LMA की गैस्ट्रिक ट्यूब में एक राइल्स ट्यूब डाल के सारा खाना पीना निकाल देते हैं, पेट को खाली कर देते हैं, ओके। अब ये सेकेंड जनरेशन LMA जिसमें दो ट्यूब है और जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना है, जैसे कि आपको इसमें फोटो में दिखाई दे रहा है। अब ट्रांसपेरेंट मटेरियल का इतना क्या इंपॉर्टेंस है? ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना है मतलब ये डिस्पोजेबल टाइप है, बस एक ही बार आप पेशेंट में यूज करके इसको फेंक देंगे, ओके। इस LMA का नाम है LMA सुप्रीम, LMA सुप्रीम, ओके। ये हो गया हमारा LMA सुप्रीम। क्या है ये? सेकेंड जनरेशन LMA। सेकेंड जनरेशन क्यों है? इसमें से दो ट्यूब आ रही है, आगे वाली एयरवे ट्यूब वेंटिलेशन के लिए, पीछे वाली गैस्ट्रिक ट्यूब जिसमें से हम राइल्स ट्यूब डालते हैं पेट खाली करने के लिए, और ये है डिस्पोजेबल टाइप ऑफ LMA, एक ही बार यूज किया जाता है, ओके। अब नेक्स्ट आते हैं हम ये वाले LMA पे। इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ही इजी है। इसके इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन फीचर क्या है? एक तो आप देख सकते हो इसमें से एक एंडोट्रेकियल ट्यूब बाहर आ रही है, ठीक है। जो ट्यूब हम इंट्यूबेशन के लिए यूज करते हैं वो एंडोट्रेकियल ट्यूब इसमें से बाहर आ रही है। दूसरी चीज इसमें यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एक स्टील हैंडल है, ठीक है। और तीसरी चीज इसमें जो आपको दिखाई दे रही है, ये जो है ये सिलिकॉन मटेरियल का बना हुआ है। कैसे पता चलेगा? सिलिकॉन मटेरियल स्किन कलर का होता है, ओके। तो अगर कोई भी LMA सिलिकॉन मटेरियल का बना है मतलब ये नॉन डिस्पोजेबल टाइप होता है। अगेन ये नया टाइप का LMA है, सेकेंड जनरेशन LMA है, लेकिन इसको हम एक ही बार यूज करके फेंक नहीं देते हैं। इसको हम अगर यूज करें तो धो के फिर से ऑटोक्लेव करके स्टेरिलाइज करके यूज कर सकते हैं, ओके। तो इसको हम बुलाते हैं LMA फास्ट ट्रैक या फिर इंट्यूबेटिंग LMA, LMA फास्ट ट्रैक या फिर इंट्यूबेटिंग LMA। अब इंट्यूबेटिंग LMA क्यों बुलाते हैं इसको? जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं इसमें एक एंडोट्रेकियल ट्यूब है। तो अगर मेरे पेशेंट को मैं इंट्यूबेशन करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन मेरे से इंट्यूबेशन नहीं हो पा रहा है, ट्यूब अंदर नहीं जा रही है, तो ऐसे सिचुएशन में मैं पहले पेशेंट को LMA फास्ट ट्रैक डाल दूंगी। LMA फास्ट ट्रैक डालने से मेरे पेशेंट को ऑक्सीजन मिलता रहेगा। फिर ये LMA फास्ट ट्रैक डालने के बाद मैं LMA के अंदर एक एंडोट्रेकियल ट्यूब डालूंगी, ठीक है। LMA के अंदर से एंडोट्रेकियल ट्यूब पहुंच जाएगी वोकल कॉर्ड्स के अंदर, और फिर मैं ये स्टील हैंडल जो आपको दिखाई दे रहा है वो पकड़ के LMA को बाहर निकाल दूंगी। तो मैंने ये LMA यूज किया पेशेंट को इंट्यूबेट करने के लिए, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया इंट्यूबेटिंग LMA या LMA फास्ट ट्रैक, ओके। तो ये हो गया LMA फास्ट ट्रैक या इंट्यूबेटिंग LMA के बारे में। अब नेक्स्ट टाइप का जो LMA आपको यहाँ पे फोटो में दिखाई दे रहा है ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है। जैसे कि मैंने आपको बताया था मोस्ट कॉमनली प्रेफर्ड LMA, स्पेशली एक क्वेश्चन आता है फॉर डे केयर सर्जरी, या फिर पूछते हैं
फॉर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। ओके, तो मोस्ट कॉमनली प्रेफर्ड एलएमए फॉर डे केयर या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होता है ये वाला, और इसका नाम है एलएमए प्रोसील। एलएमए प्रोसील। अब ये एलएमए प्रोसील को हम फिर से कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो सबसे पहले आपको दिख रहा है इसमें से दो ट्यूब बाहर आ रहे हैं, है ना, ट्यूब नंबर 1 और ट्यूब नंबर 2। एक तो हो गई एयरवे ट्यूब और एक हो गई हमारी गैस्ट्रिक ट्यूब। ओके, दूसरी चीज इसके बारे में कि अगर ये दो ट्यूब है तो ये हो गया हमारा सेकेंड जनरेशन एलएमए। नेक्स्ट, जैसे कि आप देख रहे हैं इसका कफ भी बना हुआ है सिलिकॉन का। ओके, तो ये जो सिलिकॉन का कफ है ये इसको बना देता है नॉन डिस्पोजेबल टाइप एलएमए, और ये नॉन डिस्पोजेबल टाइप एलएमए जो होता है इसको हम ऑटोक्लेव करके बार बार यूज कर सकते हैं। तो क्या आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे एलएमए प्रोसील एग्जाम में? जी हाँ, एक तो उसका कफ सिलिकॉन का होगा, फ्लैश कलर्ड होगा, स्किन कलर्ड होगा, और उसमें से सीधा सीधा दो ट्यूब बाहर आती है। तो दो ट्यूब जो है वो एक है एयरवे ट्यूब और एक है गैस्ट्रिक ट्यूब। तो ये हो गया हमारा एलएमए प्रोसील, और ये है हमारा सबसे प्रेफर्ड टाइप ऑफ एलएमए। अब हम एलएमए प्रोसील क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि एलएमए प्रोसील हमारे वोकल कॉर्ड्स के साथ बहुत ही अच्छा सील बनाता है, बहुत ही टाइट रहता है वोकल कॉर्ड्स पे और बिल्कुल हिलता नहीं है वहां से। तो अगर ये हिलता नहीं है तो ये कंटिन्यूसली पेशेंट को वेंटिलेट करता रहेगा। ओके, अब नेक्स्ट जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो लास्ट टाइप का एलएमए हमको पढ़ना है वो है आई जेल एलएमए। आई जेल एलएमए। अब ये आई जेल एलएमए की क्या खासियत है? जैसे कि आप देख रहे हो आई जेल एलएमए में फिर से दो ट्यूब है, ये वाली एयरवे ट्यूब, ये वाली गैस्ट्रिक ट्यूब। ओके, तो ये जो दोनों ट्यूब आपको दिखाई दे रही है, एयरवे ट्यूब और गैस्ट्रिक ट्यूब, दो ट्यूब होने की वजह से ये फिर से बन जाता है सेकेंड जनरेशन एलएमए। लेकिन आप पूछोगे मैम एग्जाम में हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही आइडेंटिफिकेशन फीचर है, जैसे कि आपको यहाँ पे कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा कि आई जेल एलएमए में कोई कफ इन्फ्लेशन बलून हो। जैसे यहाँ पे आपको कफ इन्फ्लेशन बलून दिखाई दे रहा है ना। फिर अगर आप देखें यहाँ पे भी आपको कफ इन्फ्लेशन बलून दिखाई दे रहा है, इधर भी दिखाई दे रहा है, इधर भी दिखाई दे रहा है, लेकिन आई जेल एलएमए में कफ इन्फ्लेशन बलून नहीं है। ओके, तो इसके कफ को हम बुलाते हैं नॉन इन्फ्लेटेबल कफ। नॉन इन्फ्लेटेबल कफ। अब आप बोलोगे कि मैम मैं एलएमए आई जेल डाल तो दूंगा, लेकिन अगर उसको इन्फ्लेट नहीं करेंगे तो वो वोकल कॉर्ड्स के साथ सील कैसे बनाएगा? तो ये जो एलएमए आई जेल है ये एक स्पेशल थर्मो इलास्टिक मटेरियल का बना होता है। थर्मो इलास्टिक मटेरियल मतलब जब ये गले में डाला जाता है तो ये गले की गर्मी लेके एक्सपैंड करता है। इससे सील बनाने के लिए हवा या एयर की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली गले से गर्मी लेके एक्सपैंड करता है और वोकल कॉर्ड्स के साथ एक सील बनाता है। तो इसको हम बुलाते हैं आई जेल एलएमए। ओके, तो ये हो गए हमारे पांचों टाइप के एलएमए। हमारा फर्स्ट जनरेशन एलएमए एक ही ट्यूब बाहर आ रहा है, डिस्पोजेबल है, एलएमए क्लासिक। सेकेंड जनरेशन एलएमए डिस्पोजेबल है, दो ट्यूब है, एलएमए सुप्रीम। अगर एलएमए के थ्रू इंट्यूबेशन करना है, इंट्यूबेटिंग एलएमए या फास्ट ट्रैक एलएमए। एलएमए नॉन डिस्पोजेबल टाइप है, सिलिकॉन का है, दो ट्यूब है, सबसे प्रेफर्ड है फॉर डे केयर सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, एलएमए प्रोसील। और लास्ट और फाइनली अगर एलएमए में कफ नहीं है, इन्फ्लेट करने के लिए बलून नहीं है, तो वो हो गया हमारा आई जेल एलएमए। ओके, तो हमारे सारे एलएमए कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट हम इसके बारे में पढ़ेंगे। मैम ये क्या है? ये तो बॉलीवुड कपल्स है, हम क्या बॉलीवुड कपल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं? हाँ जी, हम एनेस्थीसिया के बॉलीवुड कपल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि विराट अनुष्का, रणवीर आलिया, दीपिका रणवीर और विक कैट है, वैसे ही हमारी एनेस्थीसिया में जो जोड़ी है उसको हम बुलाते हैं लैरिंगोस्कोप और एंडोट्रेकियल ट्यूब। ये अलग अलग बहुत ही महत्व के इंपॉर्टेंट सेलिब्रिटीज है एनेस्थीसिया में। लैरिंगोस्कोप का खुद का काम है, एंडोट्रेकियल ट्यूब का खुद का काम है, लेकिन इन साथ में अगर रखा जाए तो इनकी जोड़ी का पावर इन चारों की जोड़ी की पावर से बहुत ही ज्यादा है। तो ये है हमारा लैरिंगोस्कोप और ट्यूब। और इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, अलग अलग टाइप के लैरिंगोस्कोप और वो कैसे दिखते हैं और वो कहाँ पे यूज होते हैं, और अलग अलग टाइप के एंडोट्रेकियल ट्यूब कैसे दिखते हैं और स्पेसिफिकली कहाँ यूज होते हैं। तो आइए अब हम ये स्लाइड में वो कवर करें। ओके, तो सबसे पहले आपको जो लैरिंगोस्कोप जानना है वो है ये वाला। ओके,
लैरिंगोस्कोप को आप कैसे पहचानेंगे? तो सब लैरिंगोस्कोप के जो हैंडल होते हैं ना वो स्टील के होते हैं, और ये जो ऊपर की चीज है इसको हम बुलाते हैं ब्लेड। ओके, तो अगर ये ब्लेड जो है हमारा ये कर्व्ड ब्लेड है, सिंपल कर्व्ड ब्लेड, तो इसका नाम हो जाता है मैकिन्टॉश लैरिंगोस्कोप। मैकिन्टॉश लैरिंगोस्कोप। ओके, ये मैकिन्टॉश लैरिंगोस्कोप जो है ये हम एडल्ट्स में इंट्यूबेशन के लिए यूज करते हैं। ऑलराइट, फिर नंबर 2, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे भी स्टील का हैंडल है, लेकिन ये जो ब्लेड है ये ब्लेड थोड़ा अलग तरीके का है। ये ब्लेड बिल्कुल सीधा है, इसको हम बुलाते हैं स्ट्रेट ब्लेड। ओके, इसका नाम है मिलर्स लैरिंगोस्कोप। मिलर्स लैरिंगोस्कोप, और ये कहाँ पे यूज किया जाता है? ये बच्चों में पीडियाट्रिक्स में इंट्यूबेशन के लिए यूज किया जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये बहुत बार पूछा गया है कि मिलर्स लैरिंगोस्कोप या ये लैरिंगोस्कोप आइडेंटिफाई कीजिए, इसका यूज क्या है? इसका यूज है पीडियाट्रिक्स में, बच्चों में हम यूज करते हैं फॉर इंट्यूबेशन। ओके, अब आप नंबर 3 पिक्चर पे आइए। मुझे पता है मैं उल्टा जा रही हूँ, क्योंकि मैं आपको सबसे कॉमनली यूज लैरिंगोस्कोप पहले दिखा के फिर लेस कॉमन वाले दिखाऊं। जैसे कि अगर आप मुझे पूछो कि मैम कल आपके ओटी में 5 केस है, सब में आपको इंट्यूबेशन करना है, तो आप कितने केस में कौन सा लैरिंगोस्कोप यूज करोगे? तो 5 में से 4 केस में हम मैकिन्टॉश लैरिंगोस्कोप यूज करेंगे, क्योंकि वो सबसे कॉमनली यूज लैरिंगोस्कोप होता है एडल्ट्स में। ओके, अगर पीडियाट्रिक पेशेंट हो तो उसमें हम स्ट्रेट ब्लेड मिलर्स यूज करेंगे। फिर आपको जो नंबर 3 लैरिंगोस्कोप दिख रहा है, जिसमें स्टील हैंडल और कर्व ब्लेड तो है, लेकिन कर्व ब्लेड के साथ साथ एक लीवर भी है। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा है लीवर है। अब ये लीवर का काम क्या है? जब आप लीवर को प्रेस करेंगे नीचे, ओके, हैंड पंप की तरह उसको प्रेस करेंगे, तो लैरिंगोस्कोप का ब्लेड जो है वो ऐसे उठ जाता है, और वो उठने के साथ साथ एपिग्लोटिस को भी उठाता है साथ में। तो ऐसे लैरिंगोस्कोप जिसमें कर्व्ड ब्लेड है और साथ में एक लीवर है, ऐसे लैरिंगोस्कोप को हम बुलाते हैं मैकॉय लैरिंगोस्कोप। मैकॉय लैरिंगोस्कोप। ओके, ये जो मैकॉय लैरिंगोस्कोप है ये किधर यूज किया जाता है? तो अगर कोई पेशेंट में डिफिकल्ट इंट्यूबेशन है, आपको वोकल कॉर्ड्स अच्छे से दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो उसमें हम मैकॉय लैरिंगोस्कोप यूज करेंगे। लीवर को प्रेस करेंगे नीचे और एपिग्लोटिस को ऊपर उठा के वोकल कॉर्ड्स देख के पेशेंट को इंट्यूबेट करेंगे। ओके, तो अगर एग्जाम में आपको कर्व ब्लेड दिखा तो एकदम एक्साइट होकर मैकिन्टॉश मत मार्क करो, पहले देखो उसमें लीवर है या नहीं है। अगर लीवर है तो आंसर हो गया मैकॉय लैरिंगोस्कोप। अगर लीवर नहीं है, सिर्फ कर्व ब्लेड है, तो आंसर है मैकिन्टॉश लैरिंगोस्कोप। अब नंबर 4 जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो तो बहुत ईजी है आइडेंटिफाई करना। जैसे कि ये जो ऊपर के लैरिंगोस्कोप है, मैकॉय, मैकिन्टॉश, मिलर्स, ये सब हो जाते हैं हमारे सिंपल वाले इंट्यूबेशन के, जो बोलते हैं ना पुराने फोन्स होते थे, नोकिया का जो सबसे पहला फोन आता था वैसा। लेकिन ये जो आपको चौथा लैरिंगोस्कोप दिख रहा है जिसमें टीवी भी है, इसको हम बुलाते हैं वीडियो लैरिंगोस्कोप। वीडियो लैरिंगोस्कोप। ओके, और ये होता है हमारे आईफोन 14 प्रो मैक्स के समान। ये एकदम एडवांस्ड टाइप के लैरिंगोस्कोप है, इसमें एक टीवी साथ में आता है। तो जब आपको इंट्यूबेशन करना है तो आप पेशेंट के मुंह के अंदर नहीं देख के ट्यूब डालेंगे, आप टीवी में देखेंगे। टीवी में आपको पेशेंट के वोकल कॉर्ड्स दिखाई देंगे, लैरिंगोस्कोप का पूरा व्यू दिखाई देगा, ट्यूब कहाँ डालनी है दिखाई देगा, तो आप बाहर से ही देख के इंट्यूबेशन कर सकते हैं। आपको पेशेंट के ओरल कैविटी में देखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया आपका वीडियो लैरिंगोस्कोप। ओके, तो हमने सब लैरिंगोस्कोप्स तो कर दिए। अब नेक्स्ट जोड़ी का दूसरा पार्ट, जोड़ी की आलिया, जोड़ी की दीपिका, कटरीना, अनुष्का आती है, वो है पतली सी हमारी सुंदर सी एंडोट्रेकियल ट्यूब। ओके, अब ये एंडोट्रेकियल ट्यूब भी सीधी सादी तो नहीं है, ये तो अलग अलग टाइप की होती है। तो आइए देखते हैं अलग अलग टाइप की एंडोट्रेकियल ट्यूब्स कौन सी होती है और एग्जाम में इनके बारे में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो अब आपको अगर आप देखें जो ये वाली एंडोट्रेकियल ट्यूब है नंबर 1 और नंबर 2, ये नॉर्मल एंडोट्रेकियल ट्यूब की तरह सीधी सादी नहीं है, ये थोड़ी कर्व्ड है, ये थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है। तो इनको क्या बुलाते हैं? इनको कलेक्टिवली हम बुलाते हैं RAE ट्यूब्स। RAE का मतलब है रिंग, अडेर और एल्विन। ये आपको नाम जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ याद रखिए इनको बुलाते हैं RAE ट्यूब्स। ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये 2 टाइप की ट्यूब को इन्वेंट किया है, रिंग, अडेर और एल्विन। ओके, अब नंबर 1 ट्यूब जो है उसको हम बुलाते हैं नॉर्थ पोल ट्यूब।
एग्जाम में पूछा जाता है कि ये ट्यूब का यूज कौन से टाइप के सर्जरी में होगा। ओके, तो अब आप सोचिए कि नॉर्मली जब सर्जरी चल रही होती है तो हमारी एंडोट्रेकियल ट्यूब जो है वो ट्रेकिया में जाती है और जो उसका बाहर का पार्ट है वो ऐसे बाहर आता है। ओके, अगर सर्जरी ये पार्ट की है, मुंह की सर्जरी है, मैक्सिला या मैंडिबल की सर्जरी है, तो अगर ट्यूब ऐसे बाहर आ रही है तो सर्जन अपना हाथ या रिट्रैक्टर या फिर ड्रिप्स ट्यूब के ऊपर डाल सकता है। कभी ट्यूब एक्सीडेंटली कट कर सकते हैं या कॉटरी से बर्न कर सकते हैं। तो ये सब अवॉइड करने के लिए रिंग अडेर एल्विन ने बनाई नॉर्थ पोल ट्यूब। तो उन्होंने बोला कि अगर सर्जरी मुंह के लोअर भाग की है, नीचे के भाग की है, तो जो ट्यूब बाहर आ रही है उसको हम ऊपर की तरफ कर्व कर देंगे। तो ये नॉर्थ की तरफ कर्व्ड है, तो अब ये ट्यूब पेशेंट और सर्जन की जो सर्जिकल फील्ड है उससे बाहर है। तो ये ट्यूब को हम बुलाते हैं नॉर्थ पोल ट्यूब, जो कि है ये वाली नॉर्थ पोल ट्यूब। ओके, फिर सर्जन तो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि अब मुझे सर्जरी करनी है ये पार्ट की। ओके, तो यहाँ पे फिर से ट्यूब आने लग गई। तो एनेस्थेटिस्ट ने बोला कि अब मैं ट्यूब को कर देता हूँ नीचे, नीचे की तरफ फोल्ड, तो ये हो जाती है साउथ पोल ट्यूब। तो जो भी हमारी टॉन्सिलर सर्जरी होती है, मैक्सिलरी सर्जरी, नाक की सर्जरी, ये सब में हम यूज करते हैं साउथ पोल ट्यूब, जिसमें ट्यूब नीचे की तरफ पॉइंटेड होती है, जैसे कि आपको ये फोटो में दिखाई दे रही है। ओके, तो ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल ट्यूब और साउथ पोल ट्यूब, जो कलेक्टिवली बुलाए जाते हैं एज RAE ट्यूब्स। अब ट्यूब नंबर 3 जो आपको दिखाई दे रही है, इसमें आपको कुछ अलग दिखाई देगा। सब ट्यूब्स में आपको एक कफ दिख रहा है, कफ दिख रहा है, कफ दिख रहा है, कफ दिख रहा है, लेकिन ये ट्यूब में हमको कफ नहीं है। ओके, तो अगर इसमें कफ नहीं है तो इसको हम बुलाते हैं अनकफ्ड ट्यूब। अनकफ्ड ट्यूब, और ये अनकफ्ड ट्यूब हम कहाँ यूज करते हैं, हम इसको बच्चों में या पीडियाट्रिक्स में यूज करते हैं। अब ये अनकफ्ड ट्यूब हम पीडियाट्रिक्स में क्यों यूज करते हैं? पीडियाट्रिक्स में जो हमारा लैरिंग्स होता है वो ऐसे सिलिंड्रिकल नॉर्मल एडल्ट टाइप होने के बजाय ऐसा कोनिकल शेप का होता है। अब ये कोनिकल शेप लैरिंग्स में अगर मैंने एंडोट्रेकियल ट्यूब डाली तो ये एरिया जो है जहाँ पे कफ आता है, ये एरिया बहुत नैरो है। तो अगर मैं कफ को इन्फ्लेट करूं तो कफ का प्रेशर वो एरिया के ऊपर डालेगा प्रेशर और बनाएगा वो एरिया को स्टीनोटिक। ओके, तो इस वजह से हम बच्चों में, चिल्ड्रन में ये टाइप के कफ वाले ट्यूब नहीं यूज करते हैं। तो बच्चों में हम यूज करते हैं बिना कफ वाले ट्यूब, जो है अनकफ्ड ट्यूब, बिना कफ वाले ट्यूब जो है अनकफ्ड ट्यूब। ओके, तो ये अनकफ्ड ट्यूब हम यूज करते हैं पीडियाट्रिक्स में, क्योंकि उनका जो ये एरिया है, ये एरिया को हम बुलाते हैं, जिस वोकल कॉर्ड्स के नीचे वाला जो एरिया है उसको बुलाते हैं सबग्लॉटिक एरिया। वो बहुत नैरो या पतला होता है इसलिए। ओके, अब आपको जो फोटो नंबर 4 दिख रही है वो हमारे नॉर्मल एंडोट्रेकियल ट्यूब की है। ये नॉर्मल एंडोट्रेकियल ट्यूब है। इसके बारे में 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो नॉर्मल एंडोट्रेकियल ट्यूब के बारे में होता है वो है कि इसका मटेरियल क्या है। ये डिस्पोजेबल होती है, एक ही बार यूज करते हैं, और ये बनती है PVC या पॉलीविनाइल क्लोराइड से। ओके, दूसरा क्वेश्चन, ये पूरे ट्यूब में ना एक ब्लैक कलर की लाइन होती है, ऐसे जाती है जो। अब वो पूछते हैं कि ये ब्लैक लाइन का काम क्या होता है। तो ये ब्लैक लाइन एक रेडियो ओपेक लाइन होती है, जिसका काम होता है कि आप अगर ये एंडोट्रेकियल ट्यूब पेशेंट के ट्रेकिया में डालें तो वो ब्लैक लाइन एक्सरे पे दिखाई देती है, क्योंकि वो है रेडियो ओपेक। तो हमें एक्सरे पे ट्यूब कहाँ पे है वो दिख जाती है। तीसरी चीज जो एग्जाम में पूछते हैं वो यहाँ पे एक ओपनिंग होती है एंडोट्रेकियल ट्यूब में। तो वो ओपनिंग जो है उसका नाम है मर्फीज आई। तो ये पूछते हैं कि मर्फीज आई का काम क्या होता है। तो अगर आप पेशेंट को ट्यूब डालें और ये एंड जो है ट्यूब का वो ब्लॉक हो जाए, कोई भी वजह से वो एंड ब्लॉक हो जाए, तो ये मर्फीज आई के थ्रू हम पेशेंट को वेंटिलेट कर सकते हैं। ओके, तो ये मर्फीज आई जो है ये एक ऑल्टरनेट फॉर वेंटिलेशन है। ऑल्टरनेट फॉर वेंटिलेशन अगर ट्यूब का एंड ब्लॉक हो जाए तो। ओके, तो ये हो गए हमारे सारे क्वेश्चंस नॉर्मल एंडोट्रेकियल ट्यूब के बारे में। अब हम देखेंगे दूसरे टाइप के ट्यूब्स जो एग्जाम में पूछते हैं। ये और ये ट्यूब सेम है, जो आपको दिखाई दे रहा है। ये ट्यूब में मेटालिक वायरिंग है,
फ्लेक्सिबल मेटालिक वायरिंग अंदर है। तो इस ट्यूब को हम बुलाते हैं फ्लेक्सोमेटालिक ट्यूब, फ्लेक्सोमेटालिक ट्यूब। ओके, ये फ्लेक्सोमेटालिक ट्यूब का दूसरा नाम होता है आर्मर्ड ट्यूब। अब ये फ्लेक्सोमेटालिक ट्यूब या आर्मर्ड ट्यूब का काम क्या होता है? ये फ्लेक्सोमेटालिक ट्यूब जो है वो एकदम फ्लेक्सिबल है क्योंकि उसके अंदर मेटल की वायर है। तो मेटल वायर होने की वजह से ट्यूब को अगर आप ऐसे तोड़ मरोड़ भी दो तो वो प्रेस नहीं होती है, वो किंक नहीं होती है। और अगर आप उसके ऊपर सर्जन हाथ रख दे या रिट्रैक्टर रख दे फिर भी ट्यूब अंदर से पूरी कंप्रेस नहीं होती है। ओके, तो इसको बुलाते हैं हम फ्लेक्सोमेटालिक या आर्मर्ड ट्यूब। तो अगर एग्जाम में आपको ये ट्यूब दिखाई दे जिसके अंदर मेटल वायरिंग है, इसको डायरेक्टली आग बंद करके आंसर मार्क कर दो फ्लेक्सोमेटालिक ट्यूब। और लास्ट जो ट्यूब जो एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछी जाती है वो है ये वाली, और इसका नाम है डबल ल्यूमेन ट्यूब। तो हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये ट्यूब के दो एंड है, एक ब्लू वाला दिख रहा है और एक व्हाइट वाला दिख रहा है। इसके दो पायलट बलून है, एक ब्लू एक व्हाइट। इसके दो कफ है, एक ब्लू एक व्हाइट। ओके, इसमें सब कुछ दुगना है इसलिए इसका नाम है डबल ल्यूमेन ट्यूब। ओके, अब आइडेंटिफाई तो कर दिया, अब ये बताइए कि ये कहाँ यूज होता है एग्जाम में। तो डबल ल्यूमेन ट्यूब हम यूज करते हैं वन लंग वेंटिलेशन के लिए। वन लंग वेंटिलेशन क्या होता है? वन लंग वेंटिलेशन मतलब आप समझिए अगर पेशेंट का ये राइट लंग है और लेफ्ट लंग, अगर लेफ्ट लंग की सर्जरी है, ओके, तो सर्जरी के टाइम हम राइट लंग को वेंटिलेट करेंगे और जो लेफ्ट लंग है उसको हम डिफ्लेटेड रखेंगे या उसको हम हवा से नहीं भरेंगे, कम करेंगे, भरेंगे, कम करेंगे, क्योंकि उसका हम सर्जरी करने वाले हैं। उसके ऊपर अगर कुछ ट्यूमर है या कुछ भी है तो हम वो निकालने वाले हैं। तो हमारा जो लेफ्ट लंग होगा वो बंद होगा, वो डिफ्लेटेड होगा और सिर्फ हमारा राइट लंग से हम इन्फ्लेट करके पेशेंट को ऑक्सीजन देंगे। तो इसको बुलाते हैं हम वन लंग वेंटिलेशन, वन लंग वेंटिलेशन। ओके, तो ये है वन लंग वेंटिलेशन और उसके लिए हम यूज करते हैं डबल ल्यूमेन ट्यूब। तो ये कौन सी सर्जरीज के लिए यूज किया जाता है? ये हमारे थोरैसिक सर्जरीज के लिए यूज किया जाता है, छाती की सर्जरीज के लिए यूज किया जाता है। ओके, तो ये हो गई हमारी अलग अलग टाइप के लैरिंगोस्कोप, अलग अलग टाइप के एंडोट्रेकियल ट्यूब जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब जो नेक्स्ट स्लाइड आपको दिखाई दे रही है इसका नाम है एयरवे एडजंक्ट्स, एयरवे एडजंक्ट्स। ओके, अब ये एयरवे एडजंक्ट्स जो है हमारे वो कौन से हैं और वो कहाँ यूज होते हैं? तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है पिक्चर ए में, इसको हम बुलाते हैं गिडल्स ओरोफैरिंजियल एयरवे, और इसके बाजू में जो पिक्चर बी में दिखाई दे रहा है उसको हम बुलाते हैं नेसोफैरिंजियल एयरवे। अब आपने देखा होगा कुछ मोटे लोग जब सोते हैं, ओके, तो सोने के टाइम वो बहुत जोर जोर की खराटे मारते हैं। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि सोने के टाइम हमारी जो जीभ है वो एकदम रिलैक्स हो जाती है। तो ये जीभ जो एक बहुत बड़ी मसल है वो रिलैक्स होके पीछे हमारे एयरवे पे गिर जाती है। ओके, तो ये जीभ एयरवे पे गिर के क्या करेगी? ये जीभ एयरवे पे पीछे गिर के एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट करेगी। तो यहाँ से जो भी सांस बाहर आने की कोशिश कर रहा है वो जीभ गिरने की वजह से कट जाती है। ओके, तो इसको हम बुलाते हैं एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। ओके, तो अगर आपको ये एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हटाना है तो आप क्या करेंगे? एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हटाने के लिए हम ये एक ओरोफैरिंजियल या नेसोफैरिंजियल एयरवे डालेंगे। जैसे कि आपको फोटो में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अंकल के अंदर डाल रहे हैं एयरवे, तो ये ऐसे पीछे जाता है और जीभ को आगे पुश करता है। जीभ को आगे पुश करने से पूरा एयरवे जो है वो खुल जाता है और पेशेंट के अंदर ऑक्सीजन इजीली जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड इजीली बाहर आता है। तो इसको हम बुलाते हैं गिडल्स ओरोफैरिंजियल एयरवे। अगर पेशेंट का मुंह बंद है, खुल नहीं रहा इजीली, तो हम नाक से एयरवे डाल सकते हैं, उसको बुलाते हैं नेसोफैरिंजियल एयरवे। ओके, फिर नेक्स्ट जो आपको दिखाई दे रहा है ये ब्लू चीज, इसको हम बुलाते हैं बूजी, और नीचे स्टील की जो चीज दिख रही है उसको हम बुलाते हैं स्टीलनेट। ओके, अब बूजी का क्या काम है? अगर हम पेशेंट को इंट्यूबेट करना चाहते हैं, नॉर्मली आपको वोकल कॉर्ड्स पूरी ओपनिंग दिखाई दे रही है, ठीक है, वेरी गुड। कभी कभी आपको वोकल कॉर्ड्स की सिर्फ छोटी सी ओपनिंग दिखाई देगी, वो छोटी सी ओपनिंग के थ्रू ट्यूब इजीली नहीं जाती है। तो उस सिचुएशन में
हम ये बूजी डालते हैं। ये बूजी एकदम पतली होती है, जैसे कि नूडल्स होते हैं वैसे, लेकिन स्टिफ होती है। तो वो बूजी को हम पहले डालते हैं और फिर वो बूजी के ऊपर हम एंडोट्रेकियल ट्यूब डालते हैं, ओके, और फिर बूजी को बाहर निकाल देते हैं। तो उसके लिए इंट्यूबेशन जब डिफिकल्ट होता है तो हम यूज करते हैं बूजी। नेक्स्ट है हमारा स्टिलेट। स्टिलेट किसके लिए यूज करते हैं? अब आप सोचो, आपको शाहरुख जी को इंक्यूबेट करना है। शाहरुख खान का जो गला है वो एकदम ऐसे आगे है, एंटीरियर है, ओके, उनका लैरिंग्स एकदम आगे आता है। तो उनमें हमें ट्यूब, जो नॉर्मल ट्यूब है, उसको थोड़ा कर्व करके डालना पड़ता है ताकि वो आगे की तरफ जाए, एंटीरियरली जाए, ओके। तो ऐसे सिचुएशन में हम एंडोट्रेकियल ट्यूब के अंदर ये स्टिलेट डालते हैं और ट्यूब को कर्व करते हैं ताकि वो ट्यूब इजीली आगे की तरफ जाए, एंटीरियर लैरिंग्स। स्टिलेट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? ये हमेशा ऐसे स्टील का बना हुआ होता है और इसके पीछे ऐसे एक रिंग होती है जो बाहर रहती है एंडोट्रेकियल ट्यूब की। तो ये हो गए हमारे सारे एयरवे एडजंक्ट्स जो आपको एग्जाम में आइडेंटिफाई करने आने चाहिए। तो अब हम एक क्लासिफिकेशन देखेंगे एनेस्थीसिया में जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, और वो है ASA क्लासिफिकेशन। ASA का फुल फॉर्म है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, और इन्होंने बोला है कि जब आपके पास एक पेशेंट प्री एनेस्थीसिया इवैल्यूएशन चेकअप के लिए आते हैं तो उनके ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, अस्थमा, ये सब कोमॉर्बिडिटीज पूछ के हम पेशेंट को एक रिस्क क्लासिफिकेशन में प्लेस करेंगे। अब हम ये जानना जरूरी है हमारे लिए कि वो कौन से रिस्क क्लासिफिकेशन में आप उनको डालोगे। तो मैं आपको सिंपल चीज बताती हूँ याद रखने के लिए। अगर पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल हेल्दी है या फिर उसे कोई माइल्ड सी डिजीज है, ठीक है, थोड़ा सर्दी खांसी बुखार टाइप कोई डिजीज, तो उस पेशेंट को हम ASA क्लासिफिकेशन 1 में डालेंगे, ठीक है, नॉर्मल हेल्दी पेशेंट। अब ASA का लास्ट क्लासिफिकेशन होता है 6, तो इसमें हम मरे हुए पेशेंट को डालेंगे। हेल्दी एक तरफ और दूसरी तरफ एकदम ही उल्टा मरा हुआ पेशेंट। मरा हुआ पेशेंट मतलब ब्रेन डेड पेशेंट ASA 6 क्लासिफिकेशन में आएगा। अब ब्रेन डेड पेशेंट में एनेस्थीसिया देने की क्या जरूरत है? ब्रेन डेड पेशेंट में हम एनेस्थीसिया नहीं देते हैं, हम उनके ब्लड प्रेशर, हार्मोनल लेवल्स को मेंटेन करके रखते हैं जब तक उनमें से ऑर्गन निकाल के हम नॉर्मल रेसिपिएंट में डालें, ओके। तो वो हो जाता है ASA 6, ब्रेन डेड डोनर पोस्टेड फॉर ऑर्गन डोनेशन। तो हमारा ASA 1 हो गया और 6 हो गया। अब 1 नॉर्मल और हेल्दी था, 6 ब्रेन डेड पेशेंट है, 5 क्या होता है? 6 से एक कम 5, एकदम मरे हुए से एक कम होगा कोई जो ऑपरेशन के बिना मर जाएगा। अगर आप उसमें ऑपरेट नहीं करेंगे, इमरजेंसी ऑपरेशन नहीं करेंगे, तो वो पेशेंट मर जाएगा, ओके। तो ASA 5 का डेफिनेशन होता है मोरबेड पेशेंट हु विल डाई विदाउट सर्जरी, या पेशेंट जिसके ऊपर आपने ऑपरेशन नहीं किया तो वो मर जाएगा, ओके। अब हमारा 1, 5 और 6 हो गया। बीच में आता है 2, 3 और 4। 2, 3 और 4 में हम ऐसे कोमॉर्बिडिटीज देखेंगे जिससे पेशेंट का रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन किया जाए। 2 मतलब माइल्ड टू मॉडरेट कोमॉर्बिडिटी है, 3 मतलब सिवियर कोमॉर्बिडिटी है, और 4 मतलब सिवियर कोमॉर्बिडिटी जो हमेशा जान को खतरे में डाल के रखे, या उसको बोलते हैं सिवियर कोमॉर्बिडिटी विच इज अ कांस्टेंट थ्रेट टू लाइफ, ठीक है। तो 2 वाला देखते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक पेशेंट आए और उन्होंने बोला कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई रहता है, लेकिन उसके लिए मैं ये गोली ले रहा हूँ। तो आपने उनका ब्लड प्रेशर चेक किया और उनका ब्लड प्रेशर था 120/80 जो नॉर्मल है, तो गोली लेके उनका डिजीज कंट्रोल्ड है, तो ये हो गया माइल्ड टू मॉडरेट सिस्टमिक डिजीज ASA क्लासिफिकेशन 2, ठीक है। अब ऐसे ही एक पेशेंट आपके पास आया जिसने बोला कि मैं ब्लड प्रेशर की गोली लेता हूँ, मुझे हाई ब्लड प्रेशर है। आपने उनका ब्लड प्रेशर चेक किया तो वो है 180/100, तो ये पेशेंट को है अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर, तो ये हो जाएगा ASA स्टेटस 3, सिवियर कोमॉर्बिडिटी, ओके। अब अगर आपके पास ऐसा पेशेंट आए जो बोले कि मुझे हाई ब्लड प्रेशर है, उसकी वजह से आप प्रेशर चेक करें तो उनका प्रेशर 180/100 है, लेकिन उसके साथ साथ पेशेंट को और बीमारियां भी हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर से उन्हें स्ट्रोक हो चुका है, हाई ब्लड प्रेशर से उन्हें हार्ट अटैक आ चुका है, हाई ब्लड प्रेशर से उनकी किडनी फेल हो चुकी है। तो ये सब चीजें उनकी जान को हमेशा खतरे में रखती है। तो ASA स्टेटस 4 हो जाता है सिवियर सिस्टमिक डिजीज दैट इज अ कांस्टेंट थ्रेट टू लाइफ, ठीक है। तो अगर वो टर्म ऐड किया गया कांस्टेंट थ्रेट टू लाइफ तो वो हो गया ASA स्टेटस 4। तो हमारा 2, 3, 4, 5 सब हो गया। तो ये है ASA क्लासिफिकेशन जो आपको एग्जाम के लिए याद रखना जरूरी है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा टॉपिक? अरे मुन्ना भाई का बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या था? हाँ, मुन्ना भाई का बेस्ट फ्रेंड का नाम था सर्किट। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा मुन्ना भाई उर्फ मशीन के बारे में और सर्किट्स के बारे में। आपके एग्जाम में कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एनेस्थीसिया मशीन और एनेस्थीसिया सर्किट्स पे, तो अब हम उस क्वेश्चंस को देखेंगे, ओके।
तो पहले तो आपको एनेस्थीसिया मशीन दिख रही है यहाँ पे, तो इस मशीन में आपको कौन सी चीजों पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? पहली चीज जो आपको बिल्कुल स्ट्रेट सामने उधर दिख रही है वो है वेपराइजर। ओके, तो ये दो वेपराइजर है, तो वेपराइजर में वो पूछते हैं कि कौन से कलर के वेपराइजर में कौन सा इनहेलेशनल एजेंट होता है। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, पर्पल कलर वेपराइजर में आइसोफ्लोरेन होता है, ब्लू कलर वेपराइजर में डेसफ्लोरेन होता है, येलो कलर वेपराइजर में सीवोफ्लोरेन होता है और रेड कलर वेपराइजर में हैलोथेन होता है। ओके, तो वेपराइजर के ऊपर का क्वेश्चन हो गया हमारा। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यहाँ पे आपको जो ट्यूब्स दिख रही है, ग्लास ट्यूब्स, ये क्या है? ठीक है, तो ये ग्लास ट्यूब का नाम है फ्लोमीटर। और ये ग्लास ट्यूब क्या करती है? ये ग्लास ट्यूब या फ्लोमीटर से हम कैरियर गैसेस जो होते हैं, जो इनहेलेशनल एजेंट के वेपर्स को कैरी करती है, जिसका नाम है ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड और एयर, ये तीन कैरियर गैसेस है, ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड और एयर, इनके फ्लोज को कैसे एडजस्ट करना है वो हम फ्लोमीटर से ही करते हैं। ठीक है, तो ये ट्यूब्स में आप फ्लोमीटर के द्वारा ये सब कैरियर गैसेस के फ्लोज एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कौन सी गैस का फ्लोमीटर सबसे डाउनस्ट्रीम होता है? डाउनस्ट्रीम, तो मैं इधर लिख देती हूँ, कौन सी गैस का फ्लोमीटर सबसे डाउनस्ट्रीम होता है, तो वो होता है ऑक्सीजन का फ्लोमीटर। ऑक्सीजन फ्लोमीटर जो हमारे पास होता है वो सबसे डाउनस्ट्रीम मतलब पेशेंट के सबसे पास होता है, ताकि ऑपरेशन की कोई भी पॉइंट पे हमारे पेशेंट को ऑक्सीजन की कमी ना हो। ओके, और अब इसमें आपको दिखने वाली नेक्स्ट चीज जो है वो है यहाँ पे बेलोस। बेलोस का काम ये होता है कि बेलोस जब गैस से भर जाते हैं वो सडनली ऐसे ठप करके गिरते हैं, जब वो ठप करके गिरते हैं तो वो सारी गैस को पुश करते हैं विद प्रेशर पेशेंट के लंग्स में थ्रू द सर्किट और एंडोट्रेकियल ट्यूब। ओके, तो वो हो गए बेलोस, वो मैकेनिकल वेंटिलेशन में पेशेंट को हेल्प करते हैं। नेक्स्ट चीज हो गई, यहाँ पे आपको एक खाली डब्बा दिख रहा है, ये खाली डब्बे में एक्चुअली बहुत सारे पार्टिकल्स भरे जाते हैं, वो पार्टिकल्स का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर। ऐसे छोटे छोटे पत्थरों जैसे पार्टिकल होते हैं व्हाइट कलर के, उनका नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर। अब कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर के अलग अलग टाइप्स होते हैं, मतलब उनके केमिकल कंपोनेंट के हिसाब से उनका नाम होता है सोडा लाइम, बैरालाइम, एमसॉप, ये सब। ओके, तो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि सोडा लाइम का कंपोनेंट क्या है। सोडा लाइम का मेन कंपोनेंट होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और उसका नाम सोडा लाइम है क्योंकि हम उसमें ऐड करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, बैरालाइम का मेन कंपोनेंट होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और उसका नाम बैरालाइम है क्योंकि उसमें हम ऐड करते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड। एमसॉर्ब में होता है मेन कंपोनेंट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और उसके साथ होता है कैल्शियम क्लोराइड। ओके, तो ये हो गया सोडा लाइम। सोडा लाइम का कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर, सबसे कॉमनली यूज कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर होता है सोडा लाइम। अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर काम क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर जो भी हमारी एक्सहेल्ड गैसेस है, जब हम अंडर एनेस्थीसिया होते हैं, जब हम बाहर गैस छोड़ते हैं एंडोट्रेकियल ट्यूब से, तो उस गैस में कुछ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपायर होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करना ताकि बाकी की जो गैसेस है हम फिर से नेक्स्ट साइकिल में, नेक्स्ट इंस्पिरेशन में यूज कर पाए, वो काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर का। वो कैसे होता है मैं आपको फोटो ड्रॉ करके बताऊंगी, ऑलरेडी मेन लेक्चर्स में भी आपको अच्छी तरह से समझाया गया है, लेकिन एक बार सर्किट्स में हम फिर से देखेंगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, एक है बैग। ओके, तो ये बैग होता है मैनुअल बैग जिसके साथ हम प्रेस करके पेशेंट को मैनुअल मैकेनिकल वेंटिलेशन देते हैं, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सर्किट, कोरुगेटेड सर्किट। ओके, तो ये हो गया हमारा पूरा एनेस्थीसिया मशीन। अब नेक्स्ट ये सब देखने के बाद हमें देखना है कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट्स होते हैं एनेस्थीसिया में। तो जैसे मैंने आपको बोला, सबसे पुराने टाइम पे हम यूज करते थे ओपन सिस्टम ऑफ एनेस्थीसिया। ओपन सिस्टम ऑफ एनेस्थीसिया में हम सिर्फ एक मास्क रखते थे, जैसे आपको यहाँ पे फोटो में दिखाई दे रहा है, शिमिल बुश मास्क है इसका नाम। ये मास्क के ऊपर एक हैंकरचिप या एक रुमाल जैसी चीज रखी जाती थी और वो रुमाल के ऊपर ड्रॉप 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 ईथर या क्लोरोफॉर्म भिगाया जाता था। जब वो रुमाल दिख जाता था तो उसमें से पेशेंट ब्रीथ करते करते ईथर और क्लोरोफॉर्म के वेपर्स लेते सो जाता था। लेकिन पेशेंट अपनी सांस अंदर ले रहा था एनवायरनमेंट से और पेशेंट सांस बाहर भी दे रहा था एनवायरनमेंट में, तो इसको बोलते हैं अपना ओपन मेथड ऑफ एनेस्थीसिया। नेक्स्ट मेथड ऑफ एनेस्थीसिया आया सेमी क्लोज्ड सिस्टम्स। सेमी क्लोज्ड सिस्टम्स, ये सेमी क्लोज्ड सिस्टम ऑफ एनेस्थीसिया में एक आदमी ने बनाए 6 सर्किट और उसका नाम था मेपलसन। ओके, तो ऐसे नाम पड़
गया मेपलसन सिस्टम ऑफ एनेस्थीसिया का। तो हमारे पास है मेपलसन A, B, C, D, E, F। अब एग्जाम में आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? पहले तो आपको 3 सर्किट्स के नाम जानने हैं। मेपलसन A का नाम है मैगल सर्किट, मेपलसन D का नाम है वेन सर्किट और मेपलसन F का नाम है जैक्सन रीव सर्किट। लेकिन मैं उसको बुलाती हूँ जैक्सन रीव ताकि आपको वो F से याद हो जाए कि ये मेपलसन F सर्किट है। ओके, तो जैक्सन रीव सर्किट। अब दूसरा क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि फॉर एडल्ट वेंटिलेशन स्पॉन्टेनियस, मतलब अगर पेशेंट खुद से सांस ले रहा है, एडल्ट पेशेंट खुद से सांस ले रहा है, तो आप कौन सा सर्किट यूज करोगे? तो एडल्ट स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन के लिए हम यूज करेंगे मेपलसन सिस्टम A। एडल्ट कंट्रोल्ड वेंटिलेशन मतलब आप प्रेस करके या वेंटिलेटर के द्वारा सांस दिया जा रहा है, पेशेंट खुद से कोई सांस नहीं ले रहा, पेशेंट बिल्कुल पैरालाइज्ड है, लेकिन आप वेंटिलेटर के द्वारा पेशेंट को सांस ले रहे हैं। तो एडल्ट कंट्रोल्ड वेंटिलेशन के लिए हम यूज करते हैं मेपलसन सिस्टम D या वेन सर्किट। और लास्ट होता है कोई भी पीडियाट्रिक वेंटिलेशन हो, या बच्चा खुद से ब्रीथ कर रहा हो या बच्चा वेंटिलेटर से सांस दे जा रही हो, तो उस टाइप की वेंटिलेशन में हम बच्चों में सिर्फ एक ही टाइप का सर्किट यूज करते हैं और वो है जैक्सन रीव सर्किट या JR सर्किट। ओके, सो ये हो गया हमारा मेपलसन F। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है मेपलसन F के बारे में कि हम इसमें फ्रेश गैस फ्लो कितना देते हैं। ओके, तो आप ये सिर्फ रट्टा मार लो, पूरी तरह से इसको रट लो। इसमें एक ही चीज याद रखनी है, फ्रेश गैस फ्लो in Mapleson F circuit is 2 to 3 times the minute ventilation। 2 to 3 times the minute ventilation। minute ventilation क्या होता है? minute ventilation मतलब पेशेंट कितनी गहरी सांस ले रहा है इनटू उनकी रेस्पिरेटरी रेट कितनी है। ओके, तो ये हो गया हमारे मेपलसन सिस्टम के बारे में क्वेश्चंस। बाकी और कोई भी मेपलसन सिस्टम के बारे में इतने क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते एग्जाम में, तो अगर आप नहीं भी याद रखो तो भी ठीक है। ओके, और लास्ट हमारा एक सिस्टम जो अब हम नॉर्मली अभी यूज करते हैं, मोस्ट कॉमनली यूज होता है, वो है क्लोज सिस्टम ऑफ एनेस्थीसिया सर्किट्स, या फिर इसको हम बुलाते हैं सर्कल सिस्टम। अब क्लोज सिस्टम या सर्कल सिस्टम में सांस कैसे दी जाती है पेशेंट को? तो अब हम देखते हैं कि सर्कल सिस्टम ऑफ एनेस्थीसिया कैसे होता है। यहाँ पे मैं आपके लिए ड्रॉ करके दे रही हूँ। अब ये आप सोचिए, ये वेंटिलेटर है और वेंटिलेटर से फ्रेश गैसेस पेशेंट की तरफ जा रही है। ओके, तो ये फ्रेश गैसेस पेशेंट की तरफ कैसे जाएगी? सर्किट से। यहाँ से ये एंडोट्रेकियल ट्यूब पेशेंट के मुंह के अंदर जा रही है, तो ये पेशेंट का नाक है, ये अजीब सा मुंह है, इतने बड़े बड़े लिप्स वाला, और इसके अंदर एंडोट्रेकियल ट्यूब जा रही है। एंडोट्रेकियल ट्यूब कहाँ जा रही है? हमारे ट्रेकिया में, यहाँ पे ब्रोंकाई और लंग्स है। ओके, अब जो भी गैसेस हम एक्सहेल करते हैं अंडर एनेस्थीसिया, ये एंडोट्रेकियल ट्यूब से बाहर आती है और ये जाती है एक्सपिरेटरी लिम्ब से। तो अब हम बना देते हैं ये सर्किट के 2 लिम्ब्स। ओके, यहाँ पे एक दूसरा बैग होता है और इसके आगे अगर हम जाएं तो एक डब्बा होता है। मेरा डब्बा जो बिल्कुल डब्बे की तरह नहीं दिख रहा, और ये डब्बे के आगे ये सर्किट कंटिन्यू होता है। ओके, अब इसमें क्या क्या पार्ट्स है मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ। ओके, तो ये वेंटिलेटर है, वेंटिलेटर से हम फ्रेश गैसेस पेशेंट को सर्किट के द्वारा दे रहे हैं। अब ये फ्रेश गैसेस कौन से होते हैं? ये है ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड जो हमारे फ्रेश गैसेस है, और इनके साथ हम कोई ना कोई एनेस्थीसिया का इनहेलेशनल एजेंट देते हैं। ये इनहेलेशनल एजेंट फॉर एग्जांपल सीवोफ्लूरिन है। ओके, तो अब ये गैसेस पेशेंट के अंदर जा रहे हैं, ये पेशेंट इनको इनहेल कर रहा है, इंस्पायर कर रहा है, इसलिए ये लिम्ब को हम बुलाते हैं इंस्पिरेटरी लिम्ब। इंस्पिरेटरी लिम्ब, और इसमें एक तरफ के वाल्व्स होते हैं ताकि ये हवा जो भी आप गैसेस दे रहे हो ये एक ही डायरेक्शन में चले। ओके, अब जब पेशेंट के अंदर गैसेस जाती है उसके बाद पेशेंट अनकॉन्शियस होता है। जैसे पेशेंट बाहर एक्सहेल करता है तो एक्सहेलेशन में पेशेंट बाहर क्या देता है? पेशेंट देता है ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड, सीवोफ्लूरिन प्लस एक एक्स्ट्रा चीज जो है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अब यहाँ पे ये सब गैसेस एक्सपिरेटरी लिम्ब से जा रही है। ये एक्सपिरेटरी लिम्ब से क्यों जा रही है ये गैसेस? क्योंकि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, सब जगह 1 वे वाल्व्स है। पेशेंट जैसे एक्सहेल करता है तो इसमें भी 1 वे वाल्व्स है, तो ये सब गैसेस जा रहे हैं एक्सपिरेटरी लिम्ब से। एक्सपिरेटरी लिम्ब से ये गैसेस जाते हैं टुवर्ड्स द कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर। कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर। ओके, अब ये जैसे जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर से, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये सारा एब्जॉर्ब हो जाता है बाय कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर।
अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब हो गया तो इधर पहुंचते तरफ हमारे पेशेंट को सिर्फ मिल रहा है ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड और CO फ्लोरीन। सो एट द एंड ऑफ द डे हमारे पेशेंट को हमने जो फ्रेश गैसेस दिए वही फ्रेश गैसेस हमने पेशेंट के एक्सहेलेशन के बाद भी पैदा कर दी गई है। तो हम क्या करते हैं, हम ये गैसेस को रिसाइकिल करके नेक्स्ट ब्रेथ के लिए यूज कर देते हैं। ओके, तो ये इसको बुलाते हैं सर्कल सिस्टम, क्योंकि सारी हवा एक सर्कल की तरह घूम रही है। ऑलराइट, अब ये दो हमारे पास सर्किट्स हैं जो आपको एग्जाम में अगर पूछे जाए तो आपको याद करने हैं। कैसे याद करने हैं? ये है मेपलसन डी या बेन सर्किट। ये मैं कैसे याद रखूं? बहुत सिंपल है, अगर आपको ग्रीन ट्यूब इनसाइड और व्हाइट ट्यूब आउटसाइड दिख रही तो ओके, तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं दो ट्यूब है, बाहर वाली ट्यूब व्हाइट वाली है और अंदर वाली आपको दिख रही है ग्रीन कलर की पतली सी ट्यूब दिख रही है। तो ये हो गया हमारा मेपलसन डी या बेन सर्किट, जो मैंने आपको पहले बताया था कि एडल्ट्स में हम कंट्रोल्ड वेंटिलेशन के लिए मेपलसन डी या बेन सर्किट यूज करते हैं। दूसरा वाला आपको एक छोटा सा यहाँ पे बैग दिखाई दे रहा है, ठीक है, और यहाँ पे आपको दो अलग अलग ट्यूब्स दिख रही है। एक छोटी सी ऑलमोस्ट हार्डली कुछ सेंटीमीटर की व्हाइट कलर की ट्यूब और दूसरी एक लंबी ग्रीन कलर की ट्यूब। ये लंबी ग्रीन कलर की ट्यूब है। ओके, सो ये दोनों अगर अलग अलग ट्यूब्स है और एक छोटा बैग इसको अटैच्ड है तो ये हो गया हमारा मेपलसन एफ सर्किट, या इसको हम बोलते हैं जैक्सन रीव सर्किट। मेपलसन एफ सर्किट या जैक्सन रीव सर्किट। ओके, ये किस में यूज करते हैं? जैसे मैंने आपको बताया था, ये हम बच्चों में स्पॉन्टेनियस एज वेल एज कंट्रोल्ड वेंटिलेशन के लिए यूज करते हैं। ओके, और अब हम आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे। हर एक साल इसमें से क्वेश्चन INI-CET में पूछा जाता है और ये है ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइसेस। ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइसेस। ओके, अब ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइसेस मतलब वो मशीन्स या डिवाइसेस जिससे हम पेशेंट को ऑक्सीजन देते हैं। अब हम सिर्फ ऑपरेशन थिएटर के एनेस्थीसिया के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बट अगर हम पेशेंट को ICU में, कैजुअलिटी में, वार्ड के रूम में कोई भी तरीके ऑक्सीजन दे रहे हैं तो वो हम कौन से डिवाइस से देते हैं और वो डिवाइस मैक्सिमम कितना ऑक्सीजन परसेंटेज दे सकता है, वो आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही सिंपल डिवाइस से जो आपने सब टाइम देखा होगा। जैसे पेशेंट कैजुअलिटी में आता है तो उनके नाक में हम एक ऑक्सीजन के लिए नेजल प्रॉन्ग्स डाल देते हैं, तो उसकी मैंने यहाँ पे फोटो डाली है, ये नेजल प्रॉन्ग्स। ओके, इसमें से हम दे सकते हैं पेशेंट को मैक्सिमम सबसे ज्यादा ऑक्सीजन परसेंटेज 40%। याद रखना, रूम एयर पे हम ले रहे हैं 21%, मैक्सिमम हम नेजल प्रॉन्ग से पेशेंट को दे सकते हैं 40% ऑक्सीजन। ओके, अब एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि मैक्सिमम हम कितना ऑक्सीजन पर लीटर दे सकते हो, पर मिनट कितने लीटर्स ऑक्सीजन दे सकते हो थ्रू नेजल प्रॉन्ग्स। सो नेजल प्रॉन्ग से मैक्सिमम हम 5 to 6 लीटर्स पर मिनट देते हैं पेशेंट को, और इस तरीके से ऑलमोस्ट 5 लीटर्स पर मिनट अगर आप दे रहे हो तो आप 40% ऑक्सीजन दे सकते हो। लेकिन अगर मैं पेशेंट को 1 लीटर पर मिनट पे ऑक्सीजन दे रही हूँ तो मैं पेशेंट को 24% ऑक्सीजन परसेंटेज दे रही हूँ। अगर मैंने 1 लीटर से इसको बढ़ा दिया 2 लीटर पर मिनट पे और 4% बढ़ा दो, 28% ऑक्सीजन परसेंटेज पेशेंट को मिल रही है। 3 लीटर पर मिनट पे और 4% बढ़ा दो तो 3 लीटर पर मिनट पे पेशेंट को 32% ऑक्सीजन परसेंटेज मिल रही है। 4 लीटर पर मिनट पे पेशेंट को 36% ऑक्सीजन परसेंटेज मिल रही है, और उसी तरह 5 लीटर पर मिनट पे 40% ऑक्सीजन परसेंटेज मिल रही है। ओके, ऑलराइट, अब दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि ऑक्सीजन मास्क से हम कितना मैक्सिमम ऑक्सीजन दे सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये है सिंपल ऑक्सीजन मास्क, या फिर इसका नाम, दूसरा नाम भी है हडसन मास्क, और ये मैक्सिमम दे सकता है 60% ऑक्सीजन। अगर आपको कोई दवाई डालनी है और वो पेशेंट को भाप देना है तो भाप देने के लिए हम इसमें ऐड कर देते हैं ये नेबुलाइजर चेंबर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है, अगर आपके पास सिंपल ऑक्सीजन मास्क फोटो में दिखाई दे रहा है और उसके नीचे से एक बड़ा सा थैली लगाया है, बड़ा सा बैग लगाया है, तो ये हो जाता है नॉन रीब्रीदिंग मास्क, और ये मैक्सिमम ऑक्सीजन परसेंटेज 80% देता है। ओके, ऑलराइट, दूसरा वाला हमारे पास हो गया। अब ऊपर जो आपको आंटी दिखाई दे रही है फर्स्ट वाली फोटो में, ठीक है, वो ऐसे मस्त में खड़ी है यहाँ पे, उन्होंने नाक में कुछ डाला हुआ है, और ये नाक में जो डाला है वो एक बड़े से पाइपलाइन से कनेक्टेड है। वहाँ पे एक बड़ा सा डब्बा है, एग्जाम में याद रखो, अगर सब कुछ बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, ओके, तो आपको बड़ा सा यहाँ पे डब्बा, ह्यूमिडिफायर डब्बा, वेपराइजर डब्बा दिख रहा है, यहाँ पे आपको बड़ी बड़ी पाइपलाइंस दिख रही है, और फाइनली ये पाइपलाइन नाक में जा रही है, तो इसको हम बुलाते हैं हाई फ्लो नेजल कैन्युला। हाई फ्लो नेजल
नेजल कैन्यूला देता है 70 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन पर मिनट और ये मैक्सिमम ऑक्सीजन परसेंटेज दे सकता है 100%, प्योर 100% ऑक्सीजन पेशेंट को दे सकता है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे वेंटिलेटर पे दिखाई दे रहा है, यहाँ नीचे वाली फोटो में एक आंटी ऐसे बैठी है सेमी वेसी, उनके फेस पे एक मास्क लगाया गया है और उसको एकदम टाइट स्ट्रैप किया गया है और ये मास्क एक सर्किट से कनेक्टेड है और ये सर्किट बड़े से वेंटिलेटर से कनेक्टेड है। तो इसको बोलते हैं हम नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन मास्क या CPAP मास्क या BiPAP मास्क। ओके, और इसमें से हम पेशेंट को दे सकते हैं 100% ऑक्सीजन, 100% प्योर ऑक्सीजन। ओके, और लास्ट जो आपको दिखाई दे रहा है एक एस्ट्रोनॉट की तरह बच्चा दिख रहा है, उसके ऊपर ऐसे एक हुड लगाया गया है या हेलमेट लगाया गया है, इसको बुलाते हैं हम ऑक्सीजन हुड, ऑक्सीजन हुड। ओके, और ऑक्सीजन हुड हमें कितना परसेंटेज ऑक्सीजन दे सकता है? ऑक्सीजन हुड मैक्सिमम सबसे ज्यादा हमें 90% ऑक्सीजन दे सकता है। अब एग्जाम में याद रखना ये सब मैक्सिमम परसेंटेजेस ऑफ ऑक्सीजन है जो ये सब डिलीवरी डिवाइसेस से मिलता है। ओके, और नेक्स्ट ये दो क्लासिफिकेशन एग्जाम में पूछते हैं, FMG वाले एग्जामिनर्स को तो ये बहुत पसंद है। पहला क्लासिफिकेशन जो है ये हम प्री एनेस्थीसिया इवैल्यूएशन चेकअप में यूज करते हैं। पेशेंट को बोलते हैं मुंह खोलिए, जीभ बाहर निकालिए, बिना आवाज किए अंदर ओरल स्ट्रक्चर्स देखने दीजिए, ऐसे नहीं, आवाज नहीं करनी, ऐसे। ओके, तो इसको हम बुलाते हैं मलमपट्टी क्लासिफिकेशन। मलमपट्टी क्लासिफिकेशन का काम क्या है? मलमपट्टी क्लासिफिकेशन का काम ये है कि ये डिफिकल्टी इन इंट्यूबेशन को प्रिडिक्ट करता है, डिफिकल्टी इन इंट्यूबेशन या फिर डिफिकल्टी इन सिक्योरिंग एयरवे को प्रिडिक्ट करता है। ओके, मलमपट्टी के बारे में दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि आउट ऑफ 4 मलमपट्टी क्लासेस विच वन मीन्स इजी एयरवे, विच वन मीन्स डिफिकल्ट एयरवे। तो अगर मलमपट्टी क्लास 1 है तो वो इजी एयरवे हो जाता है, मलमपट्टी क्लास 4 हो जाता है एंटिसिपेटेड डिफिकल्ट एयरवे, एंटिसिपेटेड डिफिकल्ट एयरवे। ओके, अब मलमपट्टी क्लास 1, 2, 3, 4 में क्या दिखाई देता है ये हमने प्री एनेस्थीसिया इवैल्यूएशन चेकअप वाले सेक्शन में किया है। नेक्स्ट एक और क्लासिफिकेशन आता है और उसका नाम है कॉर्मैक-लेहान ग्रेडिंग। कॉर्मैक-लेहान ग्रेडिंग, कॉर्मैक-लेहान ग्रेडिंग क्या करते हैं? कॉर्मैक-लेहान ग्रेडिंग में बेसिकली आप देखोगे जब आप लैरिंगोस्कोपी करो, जब आप पेशेंट को इंट्यूबेट करने की कोशिश करो तब आपको वोकल कॉर्ड्स दिखाई देंगे। अगर आपको पूरे वोकल कॉर्ड्स दिख रहे हैं, इजीली ट्यूब जा रही है, तो ये कॉर्मैक-लेहान ग्रेड 1 हो जाता है। अगर आपको आधे वोकल कॉर्ड ही दिखाई दे रहे हैं तो ये कॉर्मैक-लेहान ग्रेड 2 हो जाता है। अगर आपको सिर्फ एपिग्लॉटिस दिख रहा है, वोकल कॉर्ड्स नहीं दिखाई दे रहे तो ये कॉर्मैक-लेहान ग्रेड 3 दिखाई दे रहा है। और अगर आपको कुछ नहीं दिख रहा है, नथिंग, इल्ला, ओके, तो इसको बोलते हैं कॉर्मैक-लेहान ग्रेड 4। तो ऑब्वियसली सबसे डिफिकल्ट इंट्यूबेशन कॉर्मैक-लेहान ग्रेड 4 वाला हो जाता है। ओके, तो ये अभी हमारा हो गया मलमपट्टी क्लासिफिकेशन और कॉर्मैक-लेहान ग्रेडिंग। नेक्स्ट आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि ये प्रोसीजर क्या है। ओके, तो ये क्या होता है, आप सब अपना गला ऐसे कीजिए, सबसे जो आपको प्रोमिनेंट पार्ट फील हो रहा है, सबसे जो बाहर आ रहा है वो आपका थायराइड कार्टिलेज है। आप उसके नीचे जाइए, एक आपको खड्डा जैसे फील होगा, खड्डे के थोड़े नीचे जाइए, फिर से एक सर्कुलर बोनी स्ट्रक्चर दिखती है, वो एक्चुअली है आपका क्रिकॉइड कार्टिलेज। वो ऐसे ऐसे हिलता है साइड में, क्रिकॉइड कार्टिलेज। अगर मैं क्रिकॉइड कार्टिलेज को ऐसे पीछे प्रेस करूं तो इसको बुलाते हैं क्रिकॉइड प्रेशर या इसको बुलाते हैं सेलिक्स मैनूवर। क्रिकॉइड प्रेशर या सेलिक्स मैनूवर। ओके, अब सेलिक्स मैनूवर के बारे में आपको क्या जानना जरूरी है? सेलिक्स मैनूवर हम देते हैं RSI में। RSI मतलब रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन, रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन। ओके, रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन कभी दिया जाता है? रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन दिया जाता है कोई भी इमरजेंसी सर्जरी में। अगर पेशेंट फुल स्टमक हो तो पूरा खाना वाना खा के आया है, सडनली उसका एक्सीडेंट हो गया, अब ऑपरेशन करना पड़ रहा है, तो इसको हम बुलाते हैं रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन। ओके, इसमें हम क्या करते हैं, हम एकदम रैपिडली एक्टिंग ड्रग्स यूज करते हैं जो एनेस्थीसिया के एजेंट्स हैं, जो बिल्कुल पेशेंट को सेकेंड्स में अनकॉन्शियस कर दे, पैरालाइज कर दे और आप सीधा ट्यूब डाल दो और सर्जन बिल्कुल फास्ट 1 मिनट पेशेंट अंदर आया ओटी में, आपने 1 मिनट में एनेस्थीसिया दे दिया और सर्जन ने सर्जरी स्टार्ट कर दी। ओके, ऐसा सिचुएशन जब होता है इमरजेंसी सिचुएशन, तो उसमें हम देते हैं रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन। ओके, तो ये रैपिडली एक्टिंग ड्रग्स में आपको एनेस्थीसिया में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा मसल रिलैक्सेंट आप यूज करना चाहोगे। तो इसमें हम प्रेफर करते हैं सक्सिनाइलकोलिन यूज करने के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल सेकंड्स में एक्ट करके पेशेंट को पैरालाइज कर देता है और आप इमीडिएटली ट्यूब डाल देते हो। ओके, अगर स्कोलिन इस पेशेंट में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है इमरजेंसी सिचुएशन में, तो आप दे सकते हो रॉफिरोलिन।
और चीज आपको याद रखनी है रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन में कि हम बैग एंड मास्क वेंटिलेशन नहीं करते हैं, वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। ओके, बैग एंड मास्क वेंटिलेशन क्या होता है? बैग एंड मास्क वेंटिलेशन मतलब आप पेशेंट को मास्क पकड़ा है और आप एनेस्थीसिया सर्किट के बैग या फिर अम्बू बैग के साथ उनके अंदर हवा भरते जा रहे हो। अगर पेशेंट ने खाना खाया है तो ये सब हवा उनके पेट में जाएगी और खाने को सब ऊपर लाएगी और पेशेंट को एस्पिरेशन का रिस्क हो सकता है। तो फुल स्टमक पेशेंट में रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन में हम कभी भी बैग एंड मास्क वेंटिलेशन नहीं करते हैं। हम सीधा पेशेंट्स को दवाइयाँ देते हैं, पेशेंट अंडर एनेस्थीसिया जाता है, पैरालाइज हो जाता है, हम ट्यूब डाल देते हैं, साथ में क्रिकॉइड प्रेशर होता है। जैसे ही ट्यूब अंदर जाती है हम ट्यूब कंफर्म करते हैं कि बराबर से ट्रिकिया में गया है, क्रिकॉइड प्रेशर निकाल के सर्जरी स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो वो हो गया क्रिकॉइड प्रेशर के बारे में। अब नेक्स्ट चीज आपको एग्जाम में पूछी जाएगी वो है बहुत सारे अलग अलग पोजीशंस जो सर्जरी के टाइम दिए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे तो पेशेंट नॉर्मली नीचे लेटा गया है, लेकिन अगर पेशेंट ओबीस हो, अगर पेशेंट बहुत मोटा हो तो उसमें हम देते हैं एक पोजीशन जिसको हम बोलते हैं रैम्प पोजीशन। रैम्प पोजीशन, ओके। तो रैम्प पोजीशन क्या होता है? रैम्प पोजीशन मतलब जैसे आपने एरोप्लेन या आपने कोई एयरपोर्ट्स पे देखा होगा, ऐसे एक स्लोप होती है, ओके। तो वो स्लोप की तरह हमने बहुत सारी चादर पेशेंट के नीचे रख दी। अब इससे क्या होता है कि पेशेंट का सर इस तरह होता है कि कान का जो ट्रेगस होता है, ये ट्रेगस और स्टर्नल नॉच ये एक ही लाइन में होता है, स्ट्रेट होता है, ओके। तो इसको हम बोलते हैं रैम्प पोजीशन। ये मोटे पेशेंट्स में इंट्यूबेशन इजी करने के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट पोजीशन आपने एग्जाम में देखा होगा, ईएनटी में देखा होगा, इसको हम बोलते हैं रोज पोजीशन, ओके। सो रोज पोजीशन हम किसके लिए देते हैं? टॉन्सिलेक्टमी के लिए। टॉन्सिलेक्टमी के लिए अब रोज पोजीशन कैसे आइडेंटिफाई करना है? अगर मैंने पेशेंट के सर के नीचे एक हेड रिंग रखा, हेड रिंग कैसे होता है? जैसे आपने डोनट खाए होंगे तो डोनट की तरह जैसे बीच में एक सर्कल होता है और एक गोल एम्प्टी स्पेस होती है बीच में, वैसे एक सर्कल सर के नीचे रख देते हैं, ओके। तो वो अगर हम सर के नीचे रख दें और पेशेंट का सर ऐसे ऊपर हो जाए, एक्सटेंड हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं स्निफिंग पोजीशन, ठीक है, इंट्यूबेशन के लिए स्निफिंग पोजीशन। लेकिन अगर हमने वैसा ही एक डोनट पेशेंट के शोल्डर के नीचे भी रख दिया तो ये सर जो है ज्यादा एक्सटेंड हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं फिर रोज पोजीशन, ओके। तो एक सर के नीचे और एक शोल्डर्स के नीचे रोज पोजीशन यूज्ड फॉर टॉन्सिलेक्टमी, ओके। नेक्स्ट आप देख रहे हैं, ये एग्जाम में पूछा भी गया है नीट में एक बार, पेशेंट एक तरफ लेटा है, उसका एक हाथ एक सर के नीचे है और उसका सर साइडवेज ऐसे लेटा हुआ है और एक पैर दूसरे पैर के ऊपर है, ओके। ऐसे पेशेंट, ऐसे पोजीशन में हम पेशेंट को एनेस्थीसिया से उठाने के बाद रिकवरी रूम में शिफ्ट करते हैं। तो इस पोजीशन को हम बोलते हैं रिकवरी पोजीशन, रिकवरी पोजीशन, ओके। अब एग्जाम में क्या पूछा गया था? रिकवरी पोजीशन में पेशेंट का पल्स कैसे होता है और पेशेंट का रेस्पिरेशन कैसे होता है? तो पेशेंट का पल्स नॉर्मल रहता है, रेस्पिरेशन नॉर्मल रहता है। पेशेंट एनेस्थीसिया से बाहर आ चुका है, ऑलरेडी होश आ चुका है, लेकिन थोड़ा सा नींद में है, इसलिए आपने साइडवेज रखा है। साइडवेज रखने का क्या फायदा है? अगर पेशेंट को उल्टी आए तो अगर ऐसे लेटा है तो उल्टी वापस अंदर जा सकती है, अगर साइडवेज लेटा है तो उल्टी बाहर आएगी। सिमिलरली पेशेंट के मुंह के अंदर कोई सेक्रेशंस हो या कोई खांसी हो तो वो भी साइडवेज बाहर निकल जाएगी। अगर पेशेंट ऐसे लेटा है तो उसकी जीभ पीछे गिर के टंग फॉल होके एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकती है, पेशेंट ऐसे स्नोर करके सांस लेंगे। और अगर पेशेंट का फेस साइडवेज हो तो जीभ एक तरफ गिर के पेशेंट आराम से सांस ले सकता है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होता है, ओके। अब ये सारे पोजीशंस का नाम आपको पता होना चाहिए। अगर पेशेंट सीधा लेटा है तो इसको हम बुलाते हैं सुपाइन पोजीशन। अगर पेशेंट का सर नीचे है और पैर ऊपर है तो इसको हम बुलाते हैं ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन। कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन में इंट्राक्रेनियल प्रेशर, इंट्राओक्यूलर प्रेशर को क्या होता है? सब खून सर की तरफ जा रहा है तो आईसीपी बढ़ जाता है, आईओपी बढ़ जाता है, डायफ्राम ऊपर हो जाता है, सांस लेना दिक्कत हो जाती है पेशेंट की, ओके। उसका उल्टा है, अगर सर ऊपर है और पैर नीचे है तो इसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन। इस पोजीशन में पेशेंट का आईसीपी कम हो जाता है, इंट्राओक्यूलर प्रेशर भी कम हो जाता है, डायफ्राम भी नीचे जाता है, तो सांस लेना ईजी होता है। लेकिन इसमें खून भी पेशेंट का सब पैर की तरफ जाता है तो वीनस रिटर्न कम होने की वजह से ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। ये वाला आपने गायनेक में पोजीशन देखा होगा, पोजीशन डी, इसको बोलते हैं लिथोटमी पोजीशन। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है लिथोटमी में कौन सा नर्व कंप्रेस हो जाता है, तो आप देख रहे हो ये स्टरप्स के ऊपर जब पैर लगाया है तो यहाँ पे कॉमन पेरोनियल नर्व साइड में आता है, पैर के साइड में, और वो कंप्रेस हो सकता है। अगर पेशेंट एक तरफ लेटा है तो इसको हम बोलते हैं लैटरल पोजीशन। जो भी साइड नीचे है उसके हिसाब से नाम दिया जाता है, ये होगा राइट लैटरल पोजीशन। अगर लैटरल पोजीशन में टेबल में ब्रेक दिया गया हो, यहाँ पे टेबल का ब्रेक दिया गया हो,
तो इसको बोलते हैं किडनी पोजीशन। किडनी पोजीशन में किडनी सर्जरीज की जाती है, यहाँ की किडनी ऊपर आ जाती है तो उसको बोलते हैं किडनी पोजीशन। पोजीशन एच, पेशेंट पेट पे लेटा हुआ है, मुंह ऐसे आगे से है तो इसको हम बोलते हैं प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन, और पोजीशन प्रोन पोजीशन में आंखों को एकदम संभाल के रखना चाहिए, आंख को डैमेज हो सकता है। पोजीशन आई जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं सिटिंग पोजीशन या फिर बीच चेयर पोजीशन। ओके, तो ये पोजीशन में एक कॉम्प्लिकेशन होता है एनेस्थीसिया का जिसका नाम है वीनस एयर एम्बोलिज्म, VAE या वीनस एयर एम्बोलिज्म। तो ये सब हो गए हमारे इंपॉर्टेंट पोजीशंस जिसमें हम सर्जरी करते हैं। अब ये स्लाइड में मैंने आपको सारे रीजनल एनेस्थीसिया के इंस्ट्रूमेंट्स बताए हैं, तो आपको एग्जाम में कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है और रीजनल एनेस्थीसिया के लिए कौन से प्रोसीजर के लिए यूज होता है। तो जैसे मैंने आपको बोला था, रीजनल एनेस्थीसिया में बेसिकली 3 या 4 टाइप के प्रोसीजर होते हैं। पहला प्रोसीजर है स्पाइनल एनेस्थीसिया। स्पाइनल एनेस्थीसिया देने के लिए हम यूज करते हैं स्पाइनल नीडल। तो आपको यहाँ पे फोटो में दिखाई दे रहा है, ये नीडल को बोलते हैं क्विंकी बैबकॉक स्पाइनल नीडल। क्विंकी बैबकॉक स्पाइनल नीडल। ओके, ये एक स्टील की नीडल होती है, इसके एंड पे एक ट्रांसपेरेंट हब होता है। ट्रांसपेरेंट हब, ये ट्रांसपेरेंट हब ट्रांसपेरेंट क्यों होता है? ताकि हम उसमें CSF का फ्लो देख सकें। और इसके एंड पे कोई भी कलर की एक एंड होती है, इसमें ऑरेंज है, फिर दूसरे कलर्स भी होते हैं, ब्लू होता है, येलो होता है, वो नीडल कितनी मोटी या पतली है उस हिसाब से होता है। ओके, तो इसको बोलते हैं क्विंकी बैबकॉक स्पाइनल नीडल। ये यूज किया जाता है स्पाइनल एनेस्थीसिया के लिए। अब नेक्स्ट नीडल, अगर आपको दिखाई दे कि नीडल पे 2 विंग्स है, विंग्स या फिर उसको बुलाते हैं फ्लैंज, और नीडल पे ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क मार्किंग्स है, लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क, तो ये हो जाती है एपिड्यूरल टू हीज नीडल। एपिड्यूरल टू हीज नीडल ये यूज की जाती है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देने के लिए। यहाँ पे आपको फोटो में दिखाई दे रहा है एपिड्यूरल टू हीज नीडल तो है, लेकिन एपिड्यूरल टू हीज नीडल के साथ साथ एक सिरिंज है यहाँ पे जिसमें हवा ली गई है, इसको बुलाते हैं लॉस ऑफ रेजिस्टेंस सिरिंज, और एक प्लास्टिक का पतला सा कैथेटर दिखाई दे रहा है, इसको बुलाते हैं एपिड्यूरल कैथेटर। ये पूरा सेट है एपिड्यूरल डालने के लिए और इसको बुलाते हैं एपिड्यूरल सेट। तो एपिड्यूरल सेट में नीडल आती है, टू हीज नीडल आती है, साथ में लॉस ऑफ रेजिस्टेंस सिरिंज और साथ में एपिड्यूरल कैथेटर आता है। अब इसमें वापस एक चीज याद रखनी है स्पाइनल नीडल के बारे में कि यही नीडल लंबार पंक्चर के लिए भी यूज की जाती है, तो इसे हम लंबार पंक्चर या LP नीडल भी बुला सकते हैं। नीचे जो आपको फोटो दिखाई दे रही है, अगर आपको छोटे बच्चे में ऐसे फोटो दिखाई दे, बम्स के ऊपर एक थोड़ी जगह छोड़ के एक नीडल डाली गई है, तो ये होता है बच्चों में जो हम एक टाइप का एपिड्यूरल डालते हैं जस्ट सेक्रम के वहां पे, उसको बुलाते हैं कॉर्डल एनेस्थीसिया। कॉर्डल एनेस्थीसिया। ओके, तो ये हो गया हमारा कॉर्डल एनेस्थीसिया जो हम 8 साल के कम उम्र के बच्चों में देते हैं। कॉर्डल एनेस्थीसिया एक तरफ का सेंट्रल न्यूरैक्शनल ब्लॉकेड ही है, और एग्जाम में कभी पूछ सकते हैं कि कॉर्डल देने के लिए कौन से लिगामेंट के थ्रू हम जाते हैं। तो हम कॉर्डल देते हुए एक लिगामेंट के थ्रू जाते हैं जिसका नाम है सेक्रोकॉक्सिजियल मेम्ब्रेन। सेक्रोकॉक्सिजियल मेम्ब्रेन। ओके, ऑलराइट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाहर से अंदर तक, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी टू इनसाइड द बॉडी, हम कौन से स्ट्रक्चर्स पियर्स करते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया देते समय। ओके, तो अगर पेशेंट आपका बैठा है स्ट्रेट, तो आप बाहर उनकी बैक क्लीन करते हैं, नीडल डालना शुरू करते हैं। जब आप नीडल डालना शुरू करते हैं तो बाहर का सबसे पहले का स्ट्रक्चर होता है स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू। स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू, ठीक है। अब स्किन सबक्यूटेनियस टिश्यू से तो आपकी स्पाइनल नीडल अंदर चली गई। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या होती है? तो अगर ये मेरा वर्टिब्रल बॉडी है, वर्टिब्रल बॉडी पे जो आप पीछे ऐसे फील कर सकते हो अपने वर्टिब्रा, उस पर जो फील हो रहा है वो पार्ट को बोलते हैं स्पाइनस प्रोसेस, ठीक है। तो ये पार्ट जो है, ये जो मैंने कलर किया है, ये है स्पाइनस प्रोसेस, और ये स्पाइनस प्रोसेसेस के ऊपर एक लिगामेंट आता है। स्पाइनस प्रोसेसेस के ऊपर जो लिगामेंट है उसको हम बुलाते हैं सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट, क्योंकि ये स्पाइनस प्रोसेस के ऊपर है। ओके, तो ये हो गया सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट। अब स्पाइनस प्रोसेसेस के बीच में एक लिगामेंट होता है यहाँ पे। अगर ये 2 स्पाइनस प्रोसेसेस के बीच में है तो इसका नाम हो जाता है इंटरस्पाइनस लिगामेंट। इंटरस्पाइनस लिगामेंट। ओके, अब नेक्स्ट लेयर जो हमारा होता है, ये नेक्स्ट लिगामेंट अंदर होती है। ओके, और ये लिगामेंट जो अंदर है इसका नाम है लिगामेंटम फ्लैवम। लिगामेंटम फ्लैवम। जब भी हम पेशेंट को स्पाइनल एनेस्थीसिया या एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देते हैं तो हमें एक फीलिंग आती है कि बहुत टफ लग रहा है, सडनली ऐसे हम
सडनली टफ फीलिंग से एकदम ही गिव वे फीलिंग आ जाती है। तो जो टफ फीलिंग थी वो लिगामेंटम फ्लेवम की होती है। जैसे ही हमारी नीडल लिगामेंटम फ्लेवम क्रॉस करती है तो ऐसे लगता है कि हम एकदम खुली जगह पे आ गए। मतलब आप सोचो कोई दरवाजा है, आप दरवाजा पुश कर रहे हो, पुश करो पुश करो, सडनली दरवाजा खुल जाए तो आपका एकदम रेजिस्टेंस चला जाता है और आप एक खाली एम्प्टी रूम में चले जाते हैं। तो वो रूम जो होता है वो रूम होती है एक एम्प्टी स्पेस जिसका नाम है एपिड्यूरल स्पेस। तो लिगामेंटम फ्लेवम के बाद हम जाते हैं एपिड्यूरल स्पेस। ओके, अब आप एपिड्यूरल स्पेस में चले गए, वो एक खाली जगह है। कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं कि एपिड्यूरल स्पेस में जाने के लिए कौन सा लास्ट स्ट्रक्चर आप क्रॉस करते हो। तो लास्ट स्ट्रक्चर जो हम क्रॉस करते हैं एपिड्यूरल स्पेस में जाने के लिए वो है लिगामेंटम फ्लेवम। एपिड्यूरल स्पेस के बाद एक और दरवाजा आता है, एक और मेम्ब्रेन आता है जो है ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर, ओके। अब ड्यूरामेटर जैसे आपने क्रॉस किया तो एक और खाली जगह आती है और वो क्या है, ड्यूरामेटर के नीचे की जगह, तो वो हो जाती है सबड्यूरल स्पेस। सबड्यूरल स्पेस। अब सबड्यूरल स्पेस के बाद जो फिर से एक और दरवाजा, फिर से एक और स्ट्रक्चर आता है वो होता है एरिकनॉइड मेटर। और एरिकनॉइड मेटर के बाद जो स्पेस आती है उसको मैं ब्लू में लिख रही हूँ और यहाँ पे पानी ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि वो स्पेस में CSF होता है और वो स्पेस है सब एरिकनॉइड स्पेस। सब एरिकनॉइड स्पेस। एग्जाम में पूछा जाता है कि स्पाइनल देते टाइम कौन सा लास्ट स्ट्रक्चर आप क्रॉस करोगे। तो स्पाइनल जो हम देते हैं, स्पाइनल एनेस्थीसिया, वो हम देते हैं सब एरिकनॉइड स्पेस में। अगर हम कभी लंबार पंक्चर करते हैं तो वो भी हम सब एरिकनॉइड स्पेस में देते हैं। तो ये दोनों चीज हम वहां पे देते हैं जहां पे CSF है। तो लास्ट स्ट्रक्चर जो हम क्रॉस करते हैं सब एरिकनॉइड स्पेस में पहुंचने के लिए वो है एरिकनॉइड मेटर। एरिकनॉइड मेटर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है कि बाहर से अंदर तक हम कौन से स्ट्रक्चर पियर्स करते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया देने के लिए, या फिर अगर आपको पूछा जाए एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देने के लिए कौन सा आप लास्ट स्ट्रक्चर पियर्स करोगे तो वो होगा लिगामेंटम फ्लेवम। स्पाइनल एनेस्थीसिया या लंबार पंक्चर के लिए लास्ट स्ट्रक्चर होगा एरिकनॉइड मेटर। ओके, नेक्स्ट चीज, मॉनिटर की फोटो दी गई है और ये एनेस्थीसिया मॉनिटर से आपको एक चीज मार्क करके पूछेंगे ये वाली चीज क्या मेजर कर रही है। ओके, तो देखते हैं। जो आपको ग्रीन में ऊपर दिख रहा है ऐसे ड्रॉ किया गया है, P वेव, QRS वेव, P वेव, QRS, T वेव, तो ये बहुत ऑब्वियस है। तो ये है ECG। ओके, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये है ECG। यहाँ पे हार्ट रेट भी दिया गया है। अब उसके नीचे जो दिया गया है मॉनिटर वो सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अगर ऐसे ही कुछ ड्राइंग है, स्क्वायर शेप वेवफॉर्म, या फिर कभी कभी ऐसे वेवफॉर्म होगा, कभी ऐसे होगा, लेकिन एसेंशियली आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कैप्नोग्राफ। तो ये जो मॉनिटर है इसको हम बोलते हैं कैप्नोग्राफ। और इसके बाजू में जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है यहाँ पे 38, ये है एंड टाइडल कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। नॉर्मल एंड टाइडल कार्बन डाइऑक्साइड लेवल होता है 35 to 45 के बीच में। ओके, नेक्स्ट आपको ब्लू में जो मॉनिटर दिखाई दे रहा है ये एक वेवफॉर्म ऐसे कंटिन्यूसली ऐसे नैरो वेवफॉर्म जैसे आ रही है और उसके बाजू में नंबर है 97%। तो ये है हमारा पल्स ऑक्सीमेट्री। पल्स ऑक्सीमेट्री। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे एक ब्लड प्रेशर दिखाई देगा। अब इसमें नॉन इन्वेजिव ब्लड प्रेशर नहीं दिया गया है। अगर रेड में आपको वेवफॉर्म दिखे ऐसे वाली, ओके, और रेड में ब्लड प्रेशर भी दिया गया है तो ये हो जाता है इन्वेजिव ब्लड प्रेशर। इन्वेजिव ब्लड प्रेशर। ओके, तो ये सब हमारे मेन मॉनिटर हो गए। इसमें से कैप्नोग्राफ एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अलग अलग टाइप का कैप्नोग्राफ कैसे दिखता है, कैप्नोग्राफ में क्या क्या होता है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानने के लिए। वो मैंने ऑलरेडी मॉनिटरिंग वाले चैप्टर में डिटेल में कवर किया है, तो एक बार वो देख लें। तो अब हम करने वाले हैं एनेस्थीसिया में कॉमनली दिए जाने वाले ड्रग्स के बारे में कुछ डिस्कशन। अब हर एग्जाम में स्पेशली ये ड्रग्स के ऊपर एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही है, तो इनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम फटाफट से देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला ड्रग जो हमारे पास है वो है प्रोपोफॉल। आप देख सकते हो प्रोपोफॉल कैसे दिखता है, ये बिल्कुल दूध की तरह दिखता है। तो पहला क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज दिस ड्रग, आइडेंटिफाई दिस ड्रग, और उसमें आपको एक दूध जैसा दिखने वाला है या मिल्की वाइट ड्रग दिया जाएगा। तो ये मिल्की वाइट ड्रग जो है वो है प्रोपोफॉल। दूसरा क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछते हैं वो है कि ये कौन से रिसेप्टर पे काम करता है। अब याद रखना कि हमारा प्रोपोफॉल, थायोपेंटोन और इटोमिडेट ये तीनों गाबा रिसेप्टर एगोनिस्ट है। गाबा रिसेप्टर एगोनिस्ट इन द ब्रेन, ठीक है। तो इनके आसपास में लिख देती हूँ गाबा एगोनिस्ट, गाबा एगोनिस्ट। अब हमने इनके लिए तो लिख दिया है गाबा एगोनिस्ट, लेकिन कीटामीन के बारे में क्या? तो कीटामीन हमारा जो आईवी एनेस्थेटिक एजेंट है वो थोड़ा अलग काम करता है। कीटामीन NMDA रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। ओके, अब प्रोपोफॉल के बारे में और एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन से एलर्जी में हम प्रोपोफॉल नहीं देते हैं। तो ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखो कि अगर पेशेंट को अंडा से एलर्जी है, अगर एग
एलर्जी है तो उसमें हम प्रोपोफॉल नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोपोफॉल में एक प्रोटीन होता है एग एल्ब्यूमिन, और अगर कोई भी पेशेंट अंडे से एलर्जिक है तो वो ये एल्ब्यूमिन से एलर्जिक हो सकता है, और इसलिए हम उनमें प्रोपोफॉल नहीं देते। तीसरी चीज प्रोपोफॉल के बारे में पूछते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डे केयर सर्जरी के लिए सबसे चॉइसेस्ट या कौन सा एजेंट ऐसा है जो आप हमेशा पसंद करेंगे देने के लिए। तो फॉर डे केयर एनेस्थीसिया, डे केयर एनेस्थीसिया मतलब हमारा पेशेंट उसी दिन हॉस्पिटल आ रहा है, एडमिट होके इमीडिएटली उसका सर्जरी हो रहा है और थोड़े घंटे बाद वो घर जा रहा है, तो 24 घंटे के अंदर अंदर पेशेंट का एडमिशन, ऑपरेशन और डिस्चार्ज हो जाता है। इसके लिए हमें यूज करने होते हैं शॉर्ट एक्टिंग एजेंट्स। तो डे केयर के लिए हम यूज करते हैं प्रोपोफॉल एज अ मोस्ट प्रेफर्ड एजेंट। ठीक है, अब प्रोपोफॉल के बारे में कुछ कुछ खासियत है। एक तो ये एंटी एमेटिक है और दूसरा ये एंटी प्लूराइटिक है, तो इससे उल्टी नहीं आती है और इससे खुजली भी नहीं होती है। और प्रोपोफॉल अगर कंटिन्यूसली आप 48 आवर्स के लिए देते गए तो पेशेंट को एक चीज हो सकती है जिसका नाम है प्रोपोफॉल इन्फ्यूजन सिंड्रोम। ठीक है, प्रोपोफॉल इन्फ्यूजन सिंड्रोम में पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, फैटी एसिड्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं बॉडी में, लिवर खराब हो जाता है और फाइनली पेशेंट का डेथ हो जाता है, तो उसको बोलते हैं प्रोपोफॉल इन्फ्यूजन सिंड्रोम। ओके, अब एग्जाम में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा गया अबाउट आईवी इंडक्शन एजेंट्स, ये सब है आईवी इंडक्शन एजेंट्स, इनके 4 ही एजेंट हमें पढ़ने होते हैं, प्रोपोफॉल, केटामिन, थायोपेंटोन और इटोमिडिन। अगर आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा गया और आपको उसका आंसर नहीं आता है तो आप आंख बंद करके प्रोपोफॉल पे जय माता दी करके आंसर लगा दीजिए, क्योंकि प्रोपोफॉल सबसे ज्यादा कॉमनली यूज ड्रग होता है एनेस्थीसिया में। तो अगर कोई आंसर नहीं आ रहा तो सेफली आप बेट ले सकते हो कि इसका आंसर होगा प्रोपोफॉल। लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोपोफॉल के लिए पूछा जाता है कि व्हाट इज द मोस्ट पेनफुल ड्रग ऑन आईवी इंजेक्शन। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मोस्ट पेनफुल ऑन आईवी इंजेक्शन, और वो भी है प्रोपोफॉल। ओके, तो आप प्रोपोफॉल जब भी पेशेंट को देते हो वो ड्रग, तो आईवी इंजेक्शन पे प्रोपोफॉल बहुत भारी एजेंट है क्योंकि वो लिपिड में बनता है, फैट्स में बनता है, तो वेन को इरिटेट करके बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट हमारा जो एजेंट है वो है कीटामिन। कीटामिन बहुत ही अलग सा एजेंट है एज कम्पेयर टू प्रोपोफॉल, इटोमिडेट और थायोपेंटोन, क्योंकि ये एक्ट करता है एक दूसरे रिसेप्टर पे जो है एनएमडीए रिसेप्टर एंटागनिस्ट। अब कीटामिन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमें याद रखनी है। कीटामिन देने से पेशेंट का हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो इसलिए अगर कोई इमरजेंसी में आया, ट्रॉमा में आया, बहुत ब्लड लॉस होकर आया, एक्सीडेंट का पेशेंट है, तो ऐसे पेशेंट में जिसमें शॉक, हाइपोटेंशन या फिर ट्रॉमा हुआ हो, इनमें हम प्रेफर करते हैं कि हम कीटामिन को आईवी इंडक्शन एजेंट ऑफ चॉइस यूज करें। दूसरी जगह जहाँ कीटामिन प्रेफर्ड होता है वो है अस्थमा। कीटामिन ब्रोंकस को डायलेट करता है, ब्रोंको डायलेशन करता है, और इसलिए अस्थमा में हम कीटामिन प्रेफर करते हैं। तीसरी जगह कीटामिन के बारे में क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है डिलीरियम एंड हेलुसिनेशंस, और वो डिलीरियम का भी नाम स्पेसिफिक होता है, उसको हम बुलाते हैं इमर्जेंस डिलीरियम। इमर्जेंस डिलीरियम और हेलुसिनेशंस कौन से ड्रग के साथ होते हैं? तो कीटामिन लेके जब पेशेंट सो जाता है, फिर जब उसे एनेस्थीसिया से उठाया जाता है तो उसे बुरे बुरे सपने आते हैं या ख्याल आते हैं या अजीब अजीब सी उनकी हरकतें होती है, तो उसे बोलते हैं इमर्जेंस डिलीरियम या फिर हेलुसिनेशन, और वो भी देखा जाता है कीटामिन के साथ। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कीटामिन के बारे में कि डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया किसके साथ होता है? डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया मतलब आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। पेशेंट को लगता है कि मेरी आत्मा बाहर है और मेरी बॉडी अलग है, आत्मा और बॉडी अलग अलग हो गई है, ऐसे आपको बिल्कुल अजीब से ख्यालात आते हैं, तो उसे बोलते हैं डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया। डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया के 2-4 और मीनिंग भी होते हैं, लेकिन ये उसका मेन मीनिंग है। ओके, अब कीटामिन के बारे में और तो कुछ क्वेश्चन पूछते नहीं है, मेनली ये सभी है कीटामिन के बारे में। और नेक्स्ट चीज हम डिस्कस करेंगे वो है, हाँ, कीटामिन के बारे में एक और क्वेश्चन मैं भूल गई आपको बताना, वो है कि कौन से ड्रग से इंट्राक्रेनियल प्रेशर और इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, तो जब भी हम कीटामिन देते हैं ना तो पेशेंट एकदम एक्साइटेटरी मोड में होता है, जिसकी वजह से उसके इंट्राक्रेनियल प्रेशर, दिमाग के अंदर का प्रेशर बढ़ता है। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि अगर कोई पेशेंट को ब्रेन ट्यूमर है या फिर सर पे चोट लगी है, अंदर ब्लीडिंग हुई है, तो कौन सा एजेंट आप नहीं दोगे, तो उसमें हम कीटामिन नहीं देंगे। ठीक है, कीटामिन से इंट्राऑक्यूलर प्रेशर भी बढ़ता है, तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि कोई ग्लूकोमा का पेशेंट है, ग्लूकोमा में इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है, तो ग्लूकोमा के पेशेंट में आप कौन सा ड्रग अवॉइड करोगे, तो उसमें हम कीटामिन अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो एजेंट है वो है इटोमिडेट। इसके बारे में आपको सिर्फ 3 पॉइंट जानने हैं। एक तो इटोमिडेट कहाँ देते हैं? इटोमिडेट कोई भी कार्डियक पेशेंट या कार्डियक सर्जरी में दिया जाता है, कोई भी कार्डियक पेशेंट या कार्डियक सर्जरी में हम इटोमिडेट देते हैं। क्यों? क्योंकि इटोमिडेट ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को एकदम स्टेबल रखता है, तो इसलिए हम इटोमिडेट इसके लिए प्रेफर करते हैं। तो
कार्डियक सर्जरी हो, पेशेंट को हार्ट अटैक रिसेंटली आया हो, पेशेंट का कोई वैल्वुलर हार्ट डिजीज हो, कोई भी ऐसे सिचुएशन में हम इटोमिडेट प्रेफर करते हैं कि हम ये पेशेंट को इटोमिडेट से एनेस्थीसिया, उससे हार्ट रेट ब्लड प्रेशर में ज्यादा चेंज नहीं आता है। अब इटोमिडेट के दो साइड इफेक्ट है जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहला साइड इफेक्ट है मायोक्लोनिक जर्क्स। इटोमिडेट देने के टाइम कभी कभी पेशेंट को कोई मसल्स में ऐसे ट्विचेस या हाथों में ट्विचेस ऐसे आ सकते हैं, एक ग्रुप ऑफ मसल्स के ट्विचेस आ सकते हैं, तो उसको बोलते हैं मायोक्लोनिक जर्क्स। दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इटोमिडेट का साइड इफेक्ट है, ये एड्रीनल ग्लैंड में स्टेरॉइड्स प्रोडक्शन कम करता है, एड्रीनल सप्रेशन और स्टेरॉइड प्रोडक्शन कम करता है। अब नीट में INI-CET में पूछ सकते हैं कि ये कौन से एंजाइम पे एक्ट करके स्टेरॉइड्स का प्रोडक्शन कम करता है, तो वो एंजाइम का नाम है 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज। ओके, नेक्स्ट हमारा जो एजेंट है वो है थायोपेंटोन। थायोपेंटोन के बारे में पूछते हैं कि ये कौन से क्लास ऑफ ड्रग्स में है, तो ये है एक बारबिट्यूरेट, स्पेसिफिक रहने के लिए ये है थायोबारबिट्यूरेट। ओके, थायोपेंटोन के बारे में फिर से 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं। एक तो वो कहाँ मोस्टली प्रेफर्ड होता है, तो वो न्यूरो सर्जरी में प्रेफर करते हैं क्योंकि ये एंटी एपिलेप्टिक है, ये पेशेंट को सीजर से बचाता है। अगर किसी को सीजर होने की टेंडेंसी है, फिट्स आने की टेंडेंसी है, तो वो कम करता है। दूसरी चीज पूछते हैं कि ये हाइपरथायरॉयडिज्म में भी प्रेफर्ड होता है। अब ये हाइपरथायरॉयडिज्म में क्यों प्रेफर्ड होता है, क्योंकि ये T4 से T3 का कन्वर्जन कम करता है। ओके, अब थायोपेंटोन कहाँ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, तो थायोपेंटोन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन पोर्फायरियास एंड इन अस्थमा। और थायोपेंटोन के बारे में दो और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक तो उसका टर्मिनेशन ऑफ एक्शन कैसे होता है। आपने थायोपेंटोन दिया पेशेंट को, पेशेंट सो गया, अब थायोपेंटोन का एक्शन कैसे खत्म होगा, तो वो एक चीज से खत्म होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन। और रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब थायोपेंटोन पहले सब जहाँ ज्यादा खून जा रहा है, जैसे कि ब्रेन, हार्ट, किडनी, यहाँ सब पहुंच गया, उसके बाद थोड़े मिनटों में वो जहाँ कम खून पहुंचता है, लेस परफ्यूज ऑर्गन्स जैसे मसल, फैट, स्किन वगैरह में चला जाता है, तो थायोपेंटोन का एक्शन जो ब्रेन पे है वो खत्म हो जाता है। लास्ट पॉइंट थायोपेंटोन के बारे में पूछते हैं कि एक्सीडेंटल इंट्रावैस्कुलर इंजेक्शन, एक्सीडेंटल इंट्रावैस्कुलर इंजेक्शन कौन से ड्रग में खतरनाक हो सकता है। तो थायोपेंटोन में अगर हम एक्सीडेंटली इंट्रावैस्कुलर इंजेक्शन दे दें, इंट्रा आर्टीरियल, वैस्कुलर से भी ज्यादा इंट्रा आर्टीरियल इंजेक्शन अगर दे दें, तो ये आर्टरी में वेजोस्पैज्म करा सकती है। सब कटने लग गया, रीडिस्ट्रीब्यूशन। इंट्रा आर्टीरियल इंजेक्शन थायोपेंटोन का देने से आर्टरी में वेजोस्पैज्म हो सकती है, आर्टरी वेजोस्पैज्म में गई तो हाथ में ब्लड फ्लो नहीं होता और हाथ में इस्चीमिया हो सकता है। तो ये थायोपेंटोन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब नेक्स्ट हम जाएंगे हमारे इनहेलेशनल एजेंट्स पे। तो हर एक इनहेलेशनल एजेंट का आपको वेपराइजर का कलर पता होना चाहिए। तो हमारे जो नए नए इनहेलेशनल एजेंट्स हैं वो है डेस्फ्लुरिन, आइसोफ्लुरिन, हैलोथेन, सिवोफ्लुरिन, और जो हमारे पुराने वाले इनहेलेशनल एजेंट्स हैं वो था ईथर और क्लोरोफॉर्म। अब हमें जानना है मोस्टली जो नए वाले एजेंट्स हैं उनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो पहले हम देखेंगे आइसोफ्लुरिन। आइसोफ्लुरिन कौन से कलर का वेपराइजर है, आइसोफ्लुरिन का वेपराइजर पर्पल कलर का होता है। नेक्स्ट वो पूछेंगे कि आइसोफ्लुरिन का मैक कितना है, तो आइसोफ्लुरिन का मैक है 1.4। सब मैक याद रखने के लिए मैंने अच्छे निमोनिक्स बनाए हैं, आपको ये निमोनिक्स मैंने मेन वीडियोस में भी डाले हैं, तो आपको सब एजेंट्स का मैक याद रह सकता है। नेक्स्ट को पूछते हैं कि आइसोफ्लुरिन कहाँ प्रेफर होता है, तो आइसोफ्लुरिन हम प्रेफर करते हैं कार्डियक सर्जरीज या फिर कार्डियक पेशेंट्स में जिनमें भी हार्ट की तकलीफ हो, और दूसरा आइसोफ्लुरिन हम प्रेफर करते हैं न्यूरो सर्जरी में, और लास्ट हम आइसोफ्लुरिन प्रेफर करते हैं कोई भी लिवर सर्जरी। ओके, तो ये तीन जगह पे अगर मेरे पेशेंट का हार्ट खराब हो, ब्रेन खराब हो या लिवर खराब हो, तो हम यूज करेंगे आइसोफ्लुरिन एज एजेंट ऑफ चॉइस। लेकिन इसमें एक चेंज अभी रिसेंटली हुआ है, कार्डियक सर्जरी के लिए आइसोफ्लुरिन को हटाया गया है और उसकी जगह पे हमें दिया गया है दूसरा एजेंट जो कार्डियक सर्जरी में प्रेफर करते हैं, और वो है सिवोफ्लुरिन। ओके, ये क्यों हुआ, क्योंकि आइसोफ्लुरिन एक चीज करता है जिसका नाम है कोरोनरी स्टील फिनोमेनन। कोरोनरी स्टील फिनोमेनन। ओके, तो ये कोरोनरी स्टील फिनोमेनन क्या होता है। कोरोनरी स्टील फिनोमेनन मतलब अगर ये एरिया में हार्ट में ब्लड नहीं पहुंच रहा है, ये एरिया इस्चेमिक है, तो आइसोफ्लुरिन को क्या करना चाहिए, जहां पे ब्लड अच्छा है वो ब्लड को डाइवर्ट करना चाहिए इस्चेमिक एरिया की तरफ। लेकिन अगर आप अपने पेशेंट को आइसोफ्लुरिन दे रहे हो तो आइसोफ्लुरिन उल्टी चीज करता है, वो बोलता है कि वैसे भी ये एरिया तो इस्चेमिक है, ये एरिया तो खराब हो गया है, तो इसका खून निकाल के मैं अपने अच्छे एरिया को ही दे देता। तो आइसोफ्लुरिन इस्चेमिक एरिया से खून को, वैस्कुलरिटी को स्टील करके नॉर्मल वेल परफ्यूज एरिया में देता है, तो उसे बोलते हैं कोरोनरी स्टील फिनोमेनन। ओके,
वेपराइजर होता है येलो। सीवोफ्लोरिन का मैक होता है 2। सीवोफ्लोरिन के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछते हैं कि अगर आपको इनहेलेशनल इंडक्शन बच्चों में करना है, बच्चों में आईवी लाइन नहीं होती है, हम आईवी एजेंट्स देना मुश्किल होता है उनमें, तो हम क्या करते हैं, उन्हें किडनैप करते हैं, उनके मुंह पे एक मास्क पकड़ते हैं और मास्क में से हमारे इनहेलेशनल एजेंट देते हैं। तो वो गहरी गहरी सांस इनहेलेशनल एजेंट की लेते हैं और फिर स्लोली स्लोली सो जाते हैं। तो अगर आपको बच्चों में इनहेलेशनल एजेंट देना है तो एजेंट ऑफ चॉइस होता है, इनहेलेशनल एजेंट ऑफ चॉइस फॉर इंडक्शन इन चिल्ड्रन, तो एजेंट होता है सीवोफ्लोरिन। ओके, तो कार्डियक सर्जरी के लिए और इनहेलेशनल इंडक्शन एजेंट ऑफ चॉइस इन चिल्ड्रन है सीवोफ्लोरिन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए सीवोफ्लोरिन के बारे में। नेक्स्ट एजेंट जो हमारे पास ब्लू में है वो है डेसफ्लोरिन। डेसफ्लोरिन का मैक होता है 6। डेसफ्लोरिन हम प्रेफर करते हैं कोई भी सर्जरी में जो ओबीस पेशेंट्स में होती है, या फिर अगर कोई किसी का किडनी खराब है तो अगर पेशेंट को रीनल सर्जरी या पेशेंट को कोई रीनल डिजीज है तो उसमें हम प्रेफर करेंगे कि हम डेसफ्लोरिन को यूज करें। ओके, तो डेसफ्लोरिन हमारा जो एजेंट ऑफ चॉइस है फॉर ओबीस सर्जरीज एंड रीनल डिजीज में हम यूज करेंगे। डेसफ्लोरिन के बारे में एक क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में कि अगर आप ये फोटोज में देखो तो डेसफ्लोरिन का वेपराइजर थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा बड़ा है और इसका नाम है टेक6। तो एग्जाम में पूछते हैं कि अलग सा वेपराइजर किस चीज का होता है या किस एजेंट का होता है, तो वो होता है डेसफ्लोरिन का, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसका वेपर प्रेशर सब कुछ काफी अलग है, इसलिए डेसफ्लोरिन में हम अलग वेपराइजर यूज करते हैं जिसका नाम है टेक6। ओके, डेसफ्लोरिन के बारे में एक और पॉइंट जानना इंपॉर्टेंट है कि इसका ब्लड गैस पार्टीशन कोएफिशिएंट बहुत कम है। अब ये क्या है, ज्यादा आपको इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ याद रखो कि डेसफ्लोरिन हैज द लोएस्ट ब्लड गैस पार्टीशन कोएफिशिएंट और उसका नंबर है 0.45। ये लोएस्ट ब्लड गैस पार्टीशन कोएफिशिएंट होने की वजह से डेसफ्लोरिन अगर हम अपने पेशेंट को दें सुलाने के लिए तो फटाफट सो जाता है, और जब हम पेशेंट को उठाने की कोशिश करें, डेसफ्लोरिन बंद कर दें, तो वो फटाफट बॉडी से निकल के पेशेंट मिनटों में उठ जाता है। तो डेसफ्लोरिन ऐसा एक एजेंट है जिससे पेशेंट फटाफट सो जाता है, फटाफट उठ जाता है। डेसफ्लोरिन के बारे में एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि उसकी स्मेल बहुत ही गंदी है, बहुत ही पंजेंट है, और इसलिए डेसफ्लोरिन प्रेफर्ड नहीं होता है इनहेलेशनल इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया के लिए। लास्ट हमारा जो एजेंट है वो है हैलोथेन। जैसे कि आप देख सकते हैं हैलोथेन का कलर ऑफ वेपराइजर है रेड। हैलोथेन का मैक जो है वो है 0.75। हैलोथेन क्या करता है, वो एक स्मूथ मसल रिलैक्सेंट है। स्मूथ मसल रिलैक्सेंट, स्मूथ मसल रिलैक्सेशन की वजह से हैलोथेन सब बॉडी के मसल्स जो स्मूथ मसल होते हैं उनको डायलेट करता है। तो हमारे ब्रोंकस में ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करके डायलेट करता है। तो ये है ब्रोंको डायलेशन करने वाला एजेंट। दूसरी चीज जो हैलोथेन करता है वो है यूट्रस को रिलैक्स करता है, तो ये करवाता है यूट्राइन रिलैक्सेशन भी। तो हैलोथेन की वजह से हमें ये सब चीजें होती है। लेकिन हैलोथेन के बारे में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो हैलोथेन इरिथमियास करवाता है, तो हार्ट में वो इरिटेशन करके इरिथमियास करता है, और दूसरी चीज जो हैलोथेन करता है इरिथमियास के साथ साथ वो है हैलोथेन हेपेटाइटिस। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा गया कि कोई पेशेंट को लिवर की तकलीफ हो तो उसमें आप कौन सा एजेंट अवॉइड करेंगे, तो हम वो पेशेंट में हैलोथेन अवॉइड करेंगे, क्योंकि हैलोथेन लिवर को और डैमेज करके करवा सकता है हैलोथेन हेपेटाइटिस। ओके, नेक्स्ट हमारे एजेंट्स जो है वो है मसल रिलैक्सेंट्स। ये रिलैक्सेंट्स देने से हमारी मसल्स पैरालाइज हो जाती है। ओके, तो हमारे मसल रिलैक्सेंट्स को हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में। एक होता है डीपोलराइजिंग एजेंट। इन डीपोलराइजिंग एजेंट में जो मेन एजेंट है जिसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है वो है सक्सेनाइल कोलिन। सक्सेनाइल कोलिन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जानना जरूरी है। एक तो वो डीपोलराइजिंग एजेंट है, वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जाके उसे बार बार एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर को अटैक करके फाइनली ऐसे करता है कि एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर बोलता है अब मैं इससे रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा, मैं मसल को बिल्कुल पैरालाइज कर दूंगा, मैं सक्सेनाइल कोलिन के एक्शन को मेरे ऊपर आने नहीं दूंगा, मसल को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूंगा। ओके, तो ये है कोलिन का एक्शन। सक्सेनाइल कोलिन सबसे रैपिडली एक्टिंग होता है, तो इट इज फास्टेस्ट एक्टिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट, और ये उसी तरह से शॉर्टेस्ट एक्टिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट भी है। ओके, इसका एक्शन जो है वो प्लाज्मा में खत्म हो जाता है। जैसे ही सक्सेनाइल कोलिन यहाँ पे एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर को अटैच होता है, थोड़े टाइम बाद इधर से निकल के वो प्लाज्मा में जाके टूट जाता है। प्लाज्मा में इसे कौन तोड़ता है, एक एंजाइम है सूडोकोलिनेस्ट्रेस। सूडोकोलिनेस्ट्रेस। ओके, तो ब्रेकडाउन ऑफ सक्सेनाइल कोलिन इज इन द प्लाज्मा बाय सूडोकोलिनेस्ट्रेस। एक और चीज होती है
सक्सेनाइल कोलिन के साथ, इसको बोलते हैं फेज 2 ब्लॉक। फेज 2 ब्लॉक में स्कोलिन का एक्शन जो होता है वो प्रोलॉन्ग होता है। स्कोलिन का एक्शन नॉर्मली 15 मिनट के लिए होता है। पेशेंट को आपने स्कोलिन दिया, पेशेंट पैरालाइज हो गया और 15 मिनट के बाद अपने आप से पेशेंट अनपैरालाइज हो जाता है। लेकिन कभी कभी ये सूडोकोलिनेस्टरेज एंजाइम जो है इसकी कमी होने की वजह से या फिर एब्नॉर्मल सूडोकोलिनेस्टरेज होने की वजह से ये स्कोलिन का ब्रेकडाउन नहीं होता और पेशेंट 2-2 दिन तक पैरालाइज रहता है, तो इसको बोलते हैं फेज 2 ब्लॉक। इंपॉर्टेंट चीज पूछते हैं स्कोलिन के बारे में, आप कौन से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में स्कोलिन नहीं देंगे। तो अगर मेरे पेशेंट को हाइपरकैलेमिया है, अगर मेरे पेशेंट का पोटेशियम लेवल हाई है तो उसमें मैं स्कोलिन अवॉइड करूंगी क्योंकि स्कोलिन से पोटेशियम लेवल बढ़ता है। ओके, स्कोलिन का एक्शन कैसे होता है, आप स्कोलिन या सक्सेनाइल कोलिन जब देते हैं पेशेंट को, पहले पेशेंट को फैसिकुलेशंस होते हैं, ट्रेमर्स होते हैं, ट्विचेस होते हैं और उसके बाद पेशेंट पैरालाइज हो जाता है। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट चीज है रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन, जो मैंने आपको पढ़ाया था क्रिकॉइड प्रेशर वाले फोटो में, सेलेक्स मैन्यूवर वाले डायग्राम में। तो रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन जो इमरजेंसी सर्जरी में करते हैं उसमें हम प्रेफर करते हैं कि हम सक्सेनाइल कोलिन दें क्योंकि ये फटाफट से एक्ट होके पेशेंट को पैरालाइज कर देता है। स्कोलिन से भी इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ता है, इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ता है, तो ब्रेन की कोई सर्जरी है तो हम स्कोलिन अवॉइड करते हैं। अगर पेशेंट का कोई डिफिकल्ट एयरवे है, सपोज पेशेंट का मुंह से इतना सा खुल रहा है और आपको लगता है कि आप शायद इसे इंट्यूबेट करना डिफिकल्ट होगा, तो उसमें हम यूज कर सकते हैं स्कोलिन क्योंकि ये पेशेंट को सिर्फ 15 मिनट के लिए पैरालाइज करता है, उसके बाद पेशेंट खुद से सांस लेने लग जाता है। तो ये सब हो गया स्कोलिन के बारे में। स्कोलिन के कॉन्ट्राइंडिकेशंस मैंने मेन वीडियोस में डिस्कस किए हैं, बर्न्स में, मस्कुलर डिस्ट्रोफी में नहीं देते हैं, हाइपरकैलेमिया में नहीं देते हैं, स्कोलिन हार्ट पे ब्रैडिकार्डिया करता है, लेकिन वो सब हम रैपिड रिविजन में नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करेंगे। अब दूसरी एजेंट जो हमारे पास है मसल रिलैक्सेंट्स में वो है नॉन डीपोलराइजिंग एजेंट्स। नॉन डीपोलराइजिंग एजेंट्स, नॉन डीपोलराइजिंग एजेंट्स के बारे में एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले पूछते हैं कि जो हमारे नॉन डीपोलराइजिंग एजेंट्स है उनका मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है। तो सब नॉन डीपोलराइजिंग एजेंट्स का मेटाबॉलिज्म होता है लिवर में, एक्सेप्ट एक तो है एट्राक्यूरियम और उसका सिस आइसोमर जो है सिस एट्राक्यूरियम। इन दोनों का प्लाज्मा में ही मेटाबॉलिज्म हो जाता है एक इंपॉर्टेंट चीज से जिसका नाम है हॉफमैन्स एलिमिनेशन। ये एक अलग तरीका है जिससे एट्राक्यूरियम और सिस एट्राक्यूरियम अपने आप ही प्लाज्मा में टूट के मेटाबोलाइज हो जाते हैं, कुछ करना नहीं पड़ता, कोई एंजाइम नहीं लगता, कुछ नहीं, प्लाज्मा में एट्राक्यूरियम अपने आप जाके टूट जाता है। एट्राक्यूरियम के बारे में एक और इंपॉर्टेंट चीज एग्जाम में पूछते हैं कि एट्राक्यूरियम से साइड इफेक्ट क्या होता है। तो एट्राक्यूरियम से एक साइड इफेक्ट होता है कि वो हिस्टामिन को रिलीज करता है और ये हिस्टामिन रिलीज करने की वजह से एट्राक्यूरियम देने पे पेशेंट को रैश, रेडनेस, हाइपोटेंशन हो सकता है। सिस एट्राक्यूरियम से ये सब नहीं होता तो हम प्रेफर करते हैं सिस एट्राक्यूरियम। अब एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछते हैं, अगर मेरे पेशेंट का लिवर खराब है, अगर मेरे पेशेंट की किडनी खराब है, अगर पेशेंट में मसल रिलैक्सेंट का मेटाबॉलिज्म नॉर्मली नहीं हो सकता तो मैं कौन सा एजेंट प्रेफर करूँ। तो लिवर या किडनी फेलियर में अगर मुझे कोई नॉन डीपोलराइजिंग एजेंट लेना है तो मैं प्रेफर करूंगा एट्राक्यूरियम या फिर सिस एट्राक्यूरियम क्योंकि ये लिवर या किडनी पे एक्सक्रीशन और मेटाबॉलिज्म के लिए डिपेंड नहीं करता है, ये प्लाज्मा में जाके अपने आप ही हॉफमैन्स एलिमिनेशन से टूट जाता है। दूसरा चीज पूछते हैं कि व्हाट इज द एजेंट ऑफ चॉइस इन डे केयर सर्जरी। ओके, तो मसल रिलैक्सेंट ऑफ चॉइस इन डे केयर सर्जरी, अब ये याद रखना एग्जाम में इसका कॉम्बिनेशन दिया गया है रॉक्यूरोनियम सुगामाडेक्स कॉम्बिनेशन। रॉक्यूरोनियम सुगामाडेक्स कॉम्बिनेशन क्या है, रॉक्यूरोनियम तो मसल रिलैक्सेंट है, सुगामाडेक्स रॉक्यूरोनियम का एंटीडोट है। तो आपने एक पेशेंट को रॉक्यूरोनियम दिया, ये फटाफट से एक्ट किया, पेशेंट पैरालाइज हो गया, जैसे सर्जरी खत्म हुई 15-20 मिनट की सर्जरी होती है डे केयर वाली छोटी सी, सुगामाडेक्स दिया, रॉक्यूरोनियम का एक्शन खत्म हो गया, पेशेंट अनपैरालाइज हो गया। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए सबसे कार्डियोस्टेबल नॉन डीपोलराइजिंग एजेंट कौन सा है तो वो है वेक्यूरोनियम। वेक्यूरोनियम। दूसरे क्वेश्चंस पूछते हैं कि शॉर्ट एक्टिंग एजेंट कौन सा है, नीवाक्यूरियम, लॉन्गेस्ट एक्टिंग एजेंट कौन सा है, पैनक्यूरोनियम। लेकिन ये सब आजकल एग्जाम्स में पूछे नहीं गए हैं तो इसलिए मैंने आपको सिर्फ जो इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स हैं नॉन डीपोलराइजिंग एजेंट के बारे में वो बताए हैं और ये एग्जाम में शायद पूछे जा सकते हैं। एक और चीज पूछते हैं कि अगर मैंने पेशेंट को मसल रिलैक्सेंट दिया और सर्जरी खत्म हो गई तो मैं कैसे जानूंगी कि पेशेंट अभी अनपैरालाइज्ड है, मैं पेशेंट को उठा सकती हूँ, उसके मुंह से ट्यूब निकाल सकती हूँ, या कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हम एक मॉनिटर यूज करते हैं जिसका नाम है टॉफ मॉनिटर। ओके, तो ऊपर मैं यहाँ पे लिखती हूँ किधर, जहाँ पे जगह है टॉफ या फिर ट्रेन ऑफ 4 मॉनिटर। ये ट्रेन ऑफ 4 मॉनिटर लगाया जाता है अल्नार नर्व पे और ये अल्नार नर्व को स्टिमुलेट करके देखता है पेशेंट अनपैरालाइज हुआ है या नहीं। अगर मेरा
मैं ट्यूब निकाल देती हूँ, उसको वेंटिलेटर से हटा देती हूँ। अगर मेरा पेशेंट अनपैरालाइज नहीं है तो मुझे थोड़ा टाइम रुकना पड़ेगा जब तक पेशेंट अनपैरालाइज हो जाए, ताकि वो ट्यूब निकालने के बाद उसे सांस में दिक्कत नहीं। लास्ट क्लास ऑफ ड्रग जो हमारे पास है वो है लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स। लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स, लोकल एनेस्थेटिक यूज करते हैं हम रीजनल एनेस्थीसिया में। रीजनल एनेस्थीसिया के हमने टाइप्स देखे थे, हमारा था वो स्पाइनल, एपिड्यूरल, कॉर्डल, ब्रेकियल प्लेक्सस ब्लॉक, ये सब में हम यूज करते हैं लोकल एनेस्थेटिक्स। लोकल एनेस्थेटिक्स के बारे में फर्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये कौन से चैनल्स पे एक्ट करता है। तो अगर ये हमारा नर्व है तो ये नर्व पे सोडियम चैनल्स होते हैं, तो लोकल एनेस्थेटिक ये सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करके एक्ट करता है। ओके, तो सोडियम चैनल्स ब्लॉकेट से लोकल एनेस्थेटिक काम करता है। दूसरी चीज ये पूछेंगे कि नॉर्मली जो लोकल एनेस्थेटिक्स यूज करते हैं तो इनका कौन सा फॉर्म बेटर एक्ट करता है, तो इनका अनआयोनाइज्ड फॉर्म बेटर एक्ट करता है, क्योंकि ये लिपिड में, हमारी बॉडी सब लिपिड मेम्ब्रेन से बनी हुई है, सब फैट मेम्ब्रेन से बनी हुई है, तो ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म लिपिड सोल्यूबल होने की वजह से अच्छे से एक्ट करता है। माइलिनेटेड नर्व्स में इसका एक्शन फास्टर होता है एज कंपेयर टू अनमाइलिनेटेड नर्व्स। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक एजेंट के बारे में, सबसे पहले आपको पूछेंगे कि सबसे कॉमनली यूज्ड एजेंट कौन सा होता है, वो है लिग्नोकिन। तो लिग्नोकिन का डोज आपको पता होना चाहिए। प्लेन लिग्नोकिन का डोज होता है मैक्सिमम डोज 5 mg/kg, ये मैक्सिमम डोज है लिग्नोकिन का। और अगर आपको पेशेंट को लिग्नोकिन और एड्रेनालिन का कॉम्बिनेशन देना है तो ये हम मैक्सिमम डोज दे सकते हैं 7 mg/kg। तो अगर मेरा वेट 50 kg है, जो उतना नहीं है, तो मेरे में अगर मैं प्लेन लिग्नोकिन यूज कर रही हूँ तो मैं मैक्सिमम 5 × 50 250 mg लिग्नोकिन दे सकती हूँ। अगर एड्रेनालिन के साथ लिग्नोकिन यूज कर रहे हैं जिससे उसका एक्शन फास्टर, लॉन्गर, ज्यादा डेंस होता है, तो मैं 7 × 50 350 mg मैक्सिमम लिग्नोकिन विद एड्रेनालिन दे सकती हूँ। सबसे कार्डियोटॉक्सिक कौन सा लोकल एनेस्थेटिक होता है, सबसे कार्डियोटॉक्सिक होता है ब्यूपीवकिन। एक मिक्सचर होती है एम्लाक्रिन, वो एम्ला में होता है लिग्नोकिन और प्राइलोकिन, ये अलग अलग परसेंटेजेस में होता है, 2.5%, 5% ये सब में, लेकिन मोस्ट कॉमनली 2.5% वाला अवेलेबल होता है। तो एम्ला क्रीम हम लगाते हैं बच्चों के हाथों पे, आईवी लाइन डालने के पहले हाथ पे आपने क्रीम लगा दिया, 1 घंटा ऐसे ही रख दिया, जब आप आईवी लाइन लेंगे तो बच्चे को हाथ में पेन नहीं होगा। लास्ट चीज जो पूछते हैं लोकल एनेस्थेटिक के बारे में वो है लोकल एनेस्थीसिया सिस्टमिक टॉक्सिसिटी। अगर आपने लोकल एनेस्थेटिक नर्व के आसपास देने के बजाय गलती से ब्लड वेसल में दे दिया, सिस्टमिक सर्कुलेशन में दे दिया, या फिर आपने पेशेंट का वजन पूछ के उसका मैक्सिमम लोकल एनेस्थेटिक डोज कैलकुलेट नहीं किया, मेरे में 350 mg लोकल एनेस्थेटिक लिग्नोकिन विद एड्रेनालिन देना था, आपने 500 mg दे दिया, बिना सोचे पेशेंट को ओवरडोज कर दिया लोकल एनेस्थेटिक के साथ, तो ये सब कर सकता है लोकल एनेस्थेटिक सिस्टमिक टॉक्सिसिटी। इस पे केस प्रेजेंटेशन ऐसा आएगा कि पेशेंट ने आपने कुछ ब्लॉक दिया या स्पाइनल दिया और सडनली आप देखोगे कि पेशेंट को हार्ट में एरिथमियाज आ रहे हैं, ब्रैडीकार्डिया हो रहा है और सडनली कार्डियक अरेस्ट हो गया। ब्रेन में पेशेंट को पहले यहाँ पे टिंगलिंग नमनेस होगी, पेरी ओरल कुछ अजीब सी फीलिंग आएगी, टिंगलिंग एंड नमनेस, उसके बाद पेशेंट को सीजर्स होने लगेंगे और उसके बाद पेशेंट को कोमा में चला जाएगा। तो अगर ये सब सिम्टम्स दिए गए हैं ब्लॉक देने के बाद, तो आपका आंसर होगा लोकल एनेस्थेटिक सिस्टमिक टॉक्सिसिटी। इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका ट्रीटमेंट है 20% इंट्रालिपिड, 20% इंट्रालिपिड, जो यहाँ पे इसकी बॉटल बनाई गई। ओके, अब एग्जाम में पूछा जाता है एक चीज के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 4 साइन से आप इनको पहचान सकते हो, ये एक एनेस्थीसिया रिलेटेड बीमारी है। तो आप देख रहे हो कैप्नोग्राफ जो है हमारा बढ़ते 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 जा रहा है, तो इसको बोलते हैं स्टेप लैडर पैटर्न ऑफ कैप्नोग्राफी, स्टेप लैडर पैटर्न ऑफ कैप्नोग्राफ। कैप्नोग्राफ बढ़ते जा रहा है तो इसे हम ये भी बुला सकते हैं हाइपरकार्बिया। ओके, दूसरी चीज आप देख रहे हो पेशेंट का टेम्परेचर बढ़ गया है, तो ये है हाइपरथर्मिया। तीसरी चीज आप देख रहे हो यहाँ पे मसल एकदम लाल लाल हो गई है, तो इसमें हो गया मसल रिजिडिटी या मसल स्टिफनेस। और चौथी चीज जो आप देख रहे हो वो है कि एक मास्क पकड़ा हुआ है पेशेंट के फेस पे, तो ये जो मास्क है वो है इनहेलेशनल एजेंट्स का मास्क। ये है इनहेलेशनल एजेंट्स जैसे कि सिवोफ्लोरिन, आइसोफ्लोरिन, डेसफ्लोरिन या फिर सक्सेनाइलकोलिन, ये ट्रिगरिंग एजेंट्स होते हैं इस बीमारी के लिए, तो इसको मैं लिख रही हूँ ट्रिगरिंग एजेंट्स। ओके, तो ये सब अगर चीजें हो तो इन 4 चीजों को साथ में डाल के कौन सी एनेस्थीसिया की बीमारी बनती है, तो ये हमारा फ्लैश कार्ड है मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया के लिए। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया क्यों होता है, ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट बीमारी है जो राइनोडिन
रिसेप्टर जीन के एब्नॉर्मैलिटी की वजह से होती है। तो इसमें राइनोडिन रिसेप्टर 1 जीन एब्नॉर्मल होता है, ये क्रोमोसोम 19 पे जीन होता है। अगर ये जीन की एब्नॉर्मैलिटी पेशेंट में हो तो पेशेंट को इनहेलेशनल एजेंट या सक्सिनाइल कोलिन दे के पेशेंट में सडनली अंडर एनेस्थीसिया मसल रिजिडिटी होने लगती है, उनका टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है, एनाएरोबिक मेटाबॉलिज्म होने लग जाता है बॉडी में, और ये एनाएरोबिक मेटाबॉलिज्म की वजह से लैक्टेट्स प्रोड्यूस होते हैं, लैक्टेट्स की वजह से एसिडोसिस होता है बॉडी में, साथ ही साथ मेटाबॉलिज्म बढ़ने की वजह से मसल रिजिडिटी की वजह से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है बॉडी में, तो EtCO2 भी ऊपर 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 बढ़ते जाता है, तो आपको हाइपरकार्बिया और इंक्रीजिंग कैप्नोग्राफ भी दिखेगा। अगर ये सब दिखाई दे रहा है तो उसका डायग्नोसिस है मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। ये होता है हमारे मसल में कंटिन्यूस कैल्शियम आयन रिलीज की वजह से, जिसकी वजह से मसल एकदम कॉन्ट्रैक्टेड रहता है। थोड़े टाइम बाद पेशेंट को ये सब की वजह से कार्डियक अरेस्ट, रीनल फेलियर और डेथ हो सकता है। अगर आपको पेशेंट को इससे बचाना है तो इस पेशेंट में हम देंगे डैंट्रोलिन सोडियम, इस पेशेंट में हम देंगे डैंट्रोलिन सोडियम। तो डैंट्रोलिन सोडियम ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होती है मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। नेक्स्ट जो मैंने आपसे पहले बात किया, ये किस चीज़ का फ्लैश कार्ड है, तो आप देख सकते हो बच्चों में सीजर हो रहे हैं, थोड़े टाइम बाद कोमा हो जाएगा। बच्चों के ये हार्ट में आप देख रहे हो, हार्ट पकड़ा हुआ है, पहले ब्रैडीकार्डिया होगा, फिर एरिथमियाज होगा और फिर कार्डियक अरेस्ट होगा। और ये सब किसकी वजह से हो रहा है, यहाँ पे आपको ड्रग दिखाई दे रहा है लिग्नोकेन ड्रग, तो ये है लोकल एनेस्थेटिक। अगर आपने लोकल एनेस्थेटिक ओवरडोज कर दिया है या फिर आपने लोकल एनेस्थेटिक बाय मिस्टेक एक्सीडेंटली ब्लड में दे दिया है, एक्सीडेंटली ब्लड में दे दिया है, ओके, एक्सीडेंटली इंट्रावैस्कुलर इंजेक्शन, तो ये हो गया लोकल एनेस्थेटिक सिस्टमिक टॉक्सिसिटी। और इसका ट्रीटमेंट क्या है, जैसे मैंने आपको बोला था 20% इंट्रालिपिड इसका ट्रीटमेंट है, ओके। अब नेक्स्ट कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ये हमारे सिलेंडर्स हैं एनेस्थीसिया के, इनका कलर कोडिंग होता है डिपेंडिंग ऑन इनमें क्या गैस होता है। तो ये जो फ्रेंच ब्लू कलर का सिलेंडर, ये नॉर्मली ब्लू कलर दिखने वाला सिलेंडर ही है, इसमें होता है नाइट्रस ऑक्साइड। ये सिलेंडर जो आपको दिखाई दे रहा है एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इसकी बॉडी ब्लैक है और इसका शोल्डर ऊपर का पार्ट जो है वो व्हाइट है, तो ब्लैक बॉडी विद व्हाइट शोल्डर हुआ ऑक्सीजन का सिलेंडर, और ग्रे कलर का सिलेंडर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। सिलेंडर के ऊपर की एक और चीज एग्जाम में पूछी जाती है, जैसे आप देखोगे सिलेंडर के नेक के ऊपर एक छोटा सा स्टील का कनेक्शन है और उस पर आपको 2 होल दिखाई देंगे। अब ये 2 होल का सिग्निफिकेंस क्या है, ये 2 होल जो है हर एक सिलेंडर पे, ऑक्सीजन के सिलेंडर पे वो 2 होल पर्टिकुलर पोजीशन पे होते हैं, वैसे ही नाइट्रस ऑक्साइड के सिलेंडर पे वो 2 होल थोड़े और आड़े पोजीशन पे होते हैं। तो हर एक अलग अलग सिलेंडर के ऊपर वो होल अलग अलग जगह पे होती है, जो स्पेसिफिक होती है, जो चेंज नहीं होती है। तो इसमें सिग्निफिकेंस ये होता है कि अगर यहाँ पे 2 होल है ऑक्सीजन के सिलेंडर पे, तो जो एनेस्थीसिया मशीन का पीछे का पार्ट है, जहाँ पे आपको ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाना है, उधर वही 2 पोजीशन पे 2 नेल होंगे या 2 पिन होंगे, तो ये 2 पिन ऑक्सीजन के दोनों होल्स में जाएंगे, तो इसको हम बोलते हैं पिन इंडेक्स सिस्टम, ओके, पिन इंडेक्स सिस्टम। तो पिन इंडेक्स सिस्टम में आपको जानना है, जैसे आप देख सकते हैं ये 1 o'clock का होल है, 2 o'clock का होल है, 3 o'clock का होल, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock का होल है, तो वैसे ही ये सब अलग अलग होल होने की वजह से हमारा जो आप यहाँ पे सिलेंडर देख रहे हैं ऑक्सीजन का, इसमें 2 o'clock, यहाँ पे 2 o'clock, यहाँ का 2 o'clock और 5 o'clock पोजीशन पे 2 होल है, तो ऑक्सीजन सिलेंडर का पिन इंडेक्स हो गया 2, 5। तो आप कैसे याद रखेंगे सबके पिन इंडेक्स, तो आपको एक निमोनिक याद रखना है, AON, एयर ऑक्सीजन नाइट्रस ऑक्साइड, एयर ऑक्सीजन नाइट्रस ऑक्साइड। तो एयर का पिन इंडेक्स है 1, 5, ऑक्सीजन का पिन इंडेक्स है 2, 5, नाइट्रस ऑक्साइड का पिन इंडेक्स है 3, 5, ओके। तो ये हो गए हमारे पिन इंडेक्सेस या पिन इंडाइसेस। अब वैसे ही जो ओटी में पाइपलाइन आ रही है गैसेस की, उनकी भी कलर कोडिंग होती है, तो एयर का पाइपलाइन होता है ब्लैक कलर का, ऑक्सीजन का पाइपलाइन होता है व्हाइट कलर का, नाइट्रस ऑक्साइड का पाइपलाइन होता है ब्लू कलर का, और वैक्यूम का पाइपलाइन होता है येलो कलर का, ओके। तो ये हो गई हमारी पाइपलाइंस की कलर कोडिंग। एएसए क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस कर लिया है पहले, तो वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट चीज़ है कि हमारे जो एनेस्थीसिया के पहले अगर पेशेंट कोई मेडिसिन ले रहा है, जैसे कि एंटी हाइपरटेंसिव्स, एंटी डायबिटिक एजेंट, थायराइड एजेंट्स, तो वो हम कंटिन्यू करें या नहीं, तो उनके ऑर्डर्स क्या होते हैं ऑन द डे ऑफ सर्जरी। तो एंटी हाइपरटेंसिव्स हम सारे कंटिन्यू करते हैं ऑन द डे ऑफ सर्जरी, एक्सेप्ट ओमिट एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स एंड एंजियोटेंसिन
रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ये दोनों को आपको अवॉइड करना है। एंजियोटेंसिन ACE इनहिबिटर्स और ARBs हैव टू बी अवॉइडेड ऑन द डे ऑफ सर्जरी। ये हम क्यों अवॉइड करते हैं? क्योंकि ऑन द डे ऑफ सर्जरी ACE इनहिबिटर्स और ARBs की वजह से पेशेंट को बहुत कम बीपी हो सकता है। एनेस्थीसिया के ड्रग्स भी बीपी फॉल करवाते हैं, ACE इनहिबिटर्स ARBs भी फॉल करवाते हैं, तो इसलिए हम ये दोनों ड्रग्स ऑन द डे ऑफ सर्जरी नहीं देंगे। बाकी के जो एंटी हाइपरटेंसिव होते हैं जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स, अपने अल्फा 2 एगोनिस्ट, ये सब हम कंटिन्यू रख सकते हैं। एंटी डायबिटिक एजेंट, सर्जरी के दिन पे पेशेंट खाना नहीं खा रहे होते हैं, ऑलरेडी उनका ब्लड शुगर लेवल लो होता है, तो ऐसे पेशेंट में हम OHA ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट और इंसुलिन को अवॉइड करेंगे। ओके, तो कोई भी डायबिटिक पेशेंट हो उनमें OHA और इंसुलिन हम अवॉइड करेंगे ऑन डे ऑफ सर्जरी, क्योंकि वो ऑलरेडी लो ब्लड शुगर के साथ होंगे क्योंकि वो खाना नहीं खा रहे। थायराइड डिसऑर्डर, पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म है तो वो थायरोक्सिन ले रहा होगा, पेशेंट को हाइपरथायरॉयडिज्म है तो पेशेंट ले रहे होंगे प्रोपाइलथायोरासिल, मेथिमजोल, कार्बामजोल, जो भी है, जो भी हमारे थायराइड एजेंट्स हैं हाइपो या हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए, हम सब कंटिन्यू रखते हैं ऑन डे ऑफ सर्जरी। क्यों? क्योंकि थायराइड एजेंट्स देना जरूरी है ताकि हमारा पेशेंट सर्जरी के आसपास यूथायराइड। एंटीकोएगुलेंट्स या एंटीप्लेटलेट एजेंट्स, अलग अलग एजेंट्स की अलग अलग टाइमिंग होते हैं स्टॉप करने के लिए, ये स्टॉप करना जरूरी है क्योंकि नहीं तो पेशेंट को ऑपरेशन के टाइम बहुत ज्यादा ब्लीडिंग। ओके, तो एस्पिरिन जो है हम कंटिन्यू कर सकते हैं डे ऑफ सर्जरी पे। नेक्स्ट क्लोपिडोग्रेल जो है इसे हम स्टॉप करते हैं 7 डेज बिफोर सर्जरी। नेक्स्ट वॉरफेरिन जो है इसे हम स्टॉप करते हैं 5 डेज बिफोर सर्जरी। नेक्स्ट लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन को हम स्टॉप करते हैं 12 to 24 आवर्स प्रायर टू सर्जरी। और नेक्स्ट अनफ्रैक्शनेटेड हेपारिन को हम स्टॉप करते हैं 4 आवर्स प्रायर टू सर्जरी। साइकेट्रिक मेडिकेशन में कंटिन्यू करनी है ऑन द डे ऑफ सर्जरी सब एक्सेप्ट लिथियम। लिथियम को हम स्टॉप करते हैं 48 आवर्स प्रायर टू सर्जरी, क्योंकि लिथियम हमारे मसल रिलैक्सेंट्स के साथ इंटरैक्ट करता है, लिथियम हमारी लिवर में भी एंजाइम्स को इंड्यूस करता है, तो हम लिथियम अवॉइड करते हैं। ट्राइसाइक्लेट एंटी डिप्रेसेंट्स भी हम स्टॉप करते हैं 3 वीक्स प्रायर टू सर्जरी। तो ये हो गए हमारे साइकेट्रिक मेडिकेशन। एंटीप्लेटलेट ड्रग्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। अब लास्ट पार्ट जो हमें डिस्कस करना है वो है CPR के बारे में। CPR के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछते हैं। INI CET में उन्हें बहुत पसंद है ये पूछना कि हाई क्वालिटी CPR का डेफिनेशन क्या होता है, आप अच्छा CPR दे रहे हो ये कैसे पता चलता है। तो सबसे पहले आपका जो रेट है चेस्ट कंप्रेशन देने का वो होता है 100 to 120 चेस्ट कंप्रेशन पर मिनट। सेकेंड, जब आप चेस्ट कंप्रेशन देते हो तो कितना डीप आपको चेस्ट को पुश करना है, तो आपको चेस्ट को 2 इंच या 5 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं पुश करना है, 5 to 6 सेंटीमीटर, मिनिमम 5 सेंटीमीटर, मैक्सिमम 6 सेंटीमीटर पुश करना है। जब आप पेशेंट के चेस्ट को पुश करते हो, कंप्रेस करते हो, तो कंप्रेशन के साथ ही साथ थोड़ा रिकॉइल, मतलब चेस्ट को ऊपर भी आने दो, रिलैक्स भी करने दो। ये रिकॉइल के टाइम हार्ट रिलैक्स करता है और हार्ट में ब्लड बनता है, तो अलाउ चेस्ट रिकॉइल बिटवीन चेस्ट कंप्रेशन। चेस्ट कंप्रेशन देते वक्त ज्यादा गैप मत रखिए, 10 चेस्ट कंप्रेशन दिया, थक गए, किसी और को बुलाया, फिर 10 दिए, थक गए, किसी और को बुलाया, ऐसे मत कीजिए। हम हमेशा 5 साइकिल ऑफ चेस्ट कंप्रेशन देते हैं, 30 चेस्ट कंप्रेशन 2 ब्रेथ, 30 चेस्ट कंप्रेशन 2 ब्रेथ, ऐसे 5 साइकिल देके हम जो अपनी पोजीशंस है वो चेंज करते हैं। तो बार बार इंटरप्ट मत कीजिएगा चेस्ट कंप्रेशन को। और लास्ट, अगर आप पेशेंट को इंट्यूबेट करते हो या बैग एंड मास्क वेंटिलेशन करते हो तो जोर का वेंटिलेशन नहीं करें। जोर की वेंटिलेशन देने से लंग जो है वो बहुत फूल जाता है, इंट्राथोरेसिक प्रेशर बढ़ जाता है, और जो भी हमारा वीनस रिटर्न आ रहा है IVC से SVC से, वो हाई इंट्राथोरेसिक प्रेशर की वजह से कम हो जाता है क्योंकि वेन सब कोलैप्स हो जाते हैं। तो इन सबको बोलते हैं हाई क्वालिटी CPR। अब ये जो 2 फोटो है यहाँ पे, आपको एक फोटो दी है मैनुअल डिफिब्रिलेटर की। मैनुअल डिफिब्रिलेटर में हमें खुद से पैड्स पेशेंट पे लगाने होते हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा कि पैड लगाने की पोजीशन क्या है, तो एक पैड जो होता है वो राइट पैरास्टर्नल एरिया में लगाते हैं और दूसरा पैड जो होता है वो एपेक्स ऑफ हार्ट पे लगाते हैं। ओके, फिर मैनुअल डिफिब्रिलेटर में खुद से आपको शॉक एनर्जी चूज करनी है। इसमें मैक्सिमम शॉक एनर्जी 360 जूल्स दे सकते हैं और आपको खुद से सिंक्रोनाइज करके या अगर कार्डियक अरेस्ट है तो ऐसे ही डिफिब्रिलेशन का बटन दबाना है। ओके, ये है AED या ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। इसमें आपको खुद से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसमें अगर आपने ये अटैच कर दिए इसके पैड्स, तो अपने आप से ये बताता है आपका ECG क्या है, ये रिदम शॉकेबल है या नॉन शॉकेबल है, और जब शॉक डिलीवर करना होता है वो खुद से शॉक एनर्जी डिसाइड करके आपको सिर्फ कमांड
कमांड देता है कि आप हट जाइए, मैं शॉक दे रहा हूँ, और पेशेंट को शॉक डिलीवर हो जाता है। ये सब कुछ ऑटोमेटिक करता है, तो इसे बुलाते हैं ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। अब यहाँ पे मैं आपको दो चीज बताना भूल गई कि हमारे शॉकेबल और नॉन शॉकेबल रिदम्स कौन से होते हैं। तो अगर मेरे पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो इनमें से 4 रिदम पॉसिबल है। एक हो सकता है कि पेशेंट को वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो रहा हो, एक हो सकता है कि पेशेंट को पल्सलेस मतलब पल्स फील नहीं हो रही, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो रहा हो, ये दोनों रिदम्स शॉकेबल है। या फिर नॉन शॉकेबल रिदम्स जो होती है वो है एसिस्टली, फ्लैट लाइन या फिर पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। इनमें आप पेशेंट को शॉक नहीं कर सकते हो, शॉक देने का कुछ फायदा नहीं है। तो अगर ये रिदम्स आए तो आप चेस्ट कंप्रेशन कंटिन्यू रखोगे। फिर ये एग्जाम में 2-3 बार पूछा गया है, नीट में, एफएमजी में, INI-CET में भी। तो ये जो कर रहे हैं ये क्या है, तो आप देख रहे हो जब पेशेंट ऐसे ही लेटा हुआ है तो उनका टंग फॉल हो रहा है और एयरवे ब्लॉक हो रहा है। तो एयरवे के ऊपर जो ब्लॉक है वो निकालने के लिए हम पेशेंट का चिन ऐसे ऊपर उठा सकते हैं, तो इसे बोलते हैं चिन लिफ्ट। या फिर पेशेंट के सर को ऐसे पीछे कर सकते हैं, इसको बोलते हैं हेड टिल्ट मैनूवर। ये दो मैनूवर करने से पेशेंट का टंग ऊपर आ जाता है, जैसे आप देख रहे हो ये टंग है, ये ऊपर आ गया और ये एयरवे खुल गया। तो चिन लिफ्ट हेड टिल्ट मैनूवर एयरवे ओपन करने के लिए होता है। और एक और चीज होती है एयरवे ओपन करने के लिए, साइड से जॉ को ऊपर उठाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं जॉ थ्रस्ट, जॉ थ्रस्ट। ओके, ये है चेन ऑफ सर्वाइवल। चेन ऑफ सर्वाइवल मतलब कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं ताकि हमारे पेशेंट के कार्डियक अरेस्ट से बचने के चांसेस ज्यादा हो। तो जो हमारे लेटेस्ट गाइडलाइंस है ACLS के 2020 के, तो उसमें चेन ऑफ सर्वाइवल में एक लास्ट चीज ऐड की गई है। तो देखते हैं कैसे, क्या है वो। जो हमारा इन हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट होता है, अगर कोई पेशेंट को हॉस्पिटल के अंदर ही हार्ट अटैक आके वो कोलैप्स हो गया, या फिर आउट ऑफ हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट, कोई पेशेंट रास्ते पे चलते चलते या एयरपोर्ट में या क्लब में या स्विमिंग पूल में गिर गया, हार्ट अटैक होके कार्डियक अरेस्ट हो गया, तो इनमें चेन ऑफ सर्वाइवल में थोड़ी अलग अलग चीजें होती है। जैसे कि फटाफट से फाइंड आउट करो कि पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ है, फिर कॉल फॉर हेल्प, चेस्ट कंप्रेशन जल्दी स्टार्ट करो, शॉक जल्दी दो, पेशेंट को आईसीयू में अच्छे से रिकवर करने के लिए केयर करो। ओके, तो और जब आप आउट ऑफ हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट में, तो आप देख सकते हो कि ये एक्स्ट्रा चीज आ जाती है जो है एम्बुलेंस होना चाहिए पेशेंट को वो बाहर के एरिया से एक नियर बाय अच्छे हॉस्पिटल में लेके जाने के लिए। अब एग्जाम में क्या पूछेंगे, ACLS 2020 के हिसाब से कौन सा लिंक ऐड किया गया है चेन ऑफ सर्वाइवल में। तो ये है लिंक जो ऐड किया गया है चेन ऑफ सर्वाइवल में, और ये लिंक है रिकवरी का। ठीक है, मतलब पेशेंट अगर बच जाए कार्डियक अरेस्ट से तो उनके बचने के बाद आईसीयू के बाद भी आपको पेशेंट का इमोशनल, फिजिकल, मेंटल वेलबींग और रिकवरी भी देखना है। CPR के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम में बार बार पूछते हैं, चेस्ट कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो कितना होता है, तो हम देते हैं 30:2, और नियोनेट्स में, बच्चों में हम देते हैं लेस देन 28 डेज वाले जो बच्चे हैं उनमें 3:1 रेशियो में, 30 चेस्ट कंप्रेशंस फॉलोड बाय 2 ब्रेथ्स या 3 चेस्ट कंप्रेशंस फॉलोड बाय 2 ब्रेथ्स। पर मिनट कितने चेस्ट कंप्रेशन देने, पर मिनट 100 to 120 चेस्ट कंप्रेशन देने, 100 से कम नहीं देने हैं, वो यूजफुल नहीं होगा, 120 से ज्यादा नहीं देने, उससे हार्ट को रिलैक्सेशन का टाइम नहीं मिलेगा अगर आप बहुत जल्दी जल्दी चेस्ट कंप्रेशन देते गए तो। 10-20-40 रूल क्या होता है, अगर मेरे पेशेंट को मैंने इंट्यूबेट किया है और एक कैप्नोग्राफ लगाया है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे चेस्ट कंप्रेशन जो है वो अच्छे हो रहे हैं, मैं अच्छे से चेस्ट कंप्रेशन दे रही हूँ, मैं सिर्फ ऐसे नाम के लिए कुछ पेशेंट का छाती नहीं दबा रही हूँ। तो हम क्या बोलते हैं कि अगर आपने कैप्नोग्राफ लगाया है तो उसमें EtCO2 मिनिमम 10 mmHg के ऊपर आना चाहिए। 20 क्या होता है, अगर आपका पेशेंट जब भी आप रिससिटेट कर रहे हो उसके हाथ में आर्टीरियल लाइन, इन्वेजिव आर्टीरियल लाइन, ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए, तो कैसे पता चलेगा कि हम अच्छे चेस्ट कंप्रेशन दे रहे हैं, तो पेशेंट का डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम से कम 20 mmHg होना चाहिए। तीसरी चीज पूछेंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि पेशेंट बच गया या आपके कार्डियक अरेस्ट से बाहर आ गया या ठीक हो गया, तो उसको बोलते हैं रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन। तो रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन में हम लोग ROSC बोलते हैं जब EtCO2 40 mmHg से बढ़ जाए। तो मतलब अगर आपको दिख रहा है कि पेशेंट को कैप्नोग्राफ कनेक्ट किया गया है, पहले 10 था, फिर 15 हुआ, अब 20 हुआ और सडनली अभी 40 हो गया और अब 40 के ऊपर आ रहा है, मतलब पेशेंट बच गया, चेस्ट कंप्रेशन देते देते आपके पेशेंट को आपने बचा दिया है और कार्डियक अरेस्ट से वो बाहर। नेक्स्ट, CPR में एड्रेनालिन का डोज कितना है, तो याद रखना 1 mg एड्रेनालिन देते हैं, क्या रेशियो में, 1:1000 कॉन्सेंट्रेशन में 1 mg एवरी 3 to 5 मिनट्स रिपीट किया जाता है, ये एडल्ट डोज है। TTM क्या होता है, TTM का फुल फॉर्म
टारगेटेड टेम्परेचर मैनेजमेंट। अगर मेरा पेशेंट बच गया, उसका रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन हो गया, लेकिन अभी भी उसकी तबीयत नाजुक है, वो एकदम ही ठीक नहीं है, ब्लड प्रेशर लोअर साइड पे है, बॉडी में सब ऑर्गन्स एकदम वीक चल रहे हैं, तो हम फर्स्ट 24 आवर्स आफ्टर रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन पेशेंट को रखते हैं हाइपोथर्मिया में। तो कितने हाइपोथर्मिया में? उसका टेम्परेचर रखते हैं 32 टू 36 डिग्री सेल्सियस के बीच में 24 घंटे के लिए, जिससे पेशेंट की रिकवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाइपोथर्मिया या लो टेम्परेचर देने से बॉडी को शांति, रेस्ट मिलती है, सब ऑर्गन्स अपने आप ठीक होने लग जाते हैं और पेशेंट के बचने के चांसेस इंप्रूव हो जाते हैं। ब्रेथ्स आफ्टर इंट्यूबेशन, अगर आपके पास इमरजेंसी एयरवे कार्ड नहीं है तो पहले तो आप पेशेंट को माउथ टू माउथ रिससिटेशन देंगे, फिर जैसे इमरजेंसी एयरवे कार्ड आती है आप अम्बू बैग और मास्क के साथ वेंटिलेट करेंगे और थोड़े टाइम में आप पेशेंट को इंट्यूबेट कर लेंगे। तो इंट्यूबेशन के बाद हमें पेशेंट को कितने ब्रेथ्स देने चाहिए? फिर हम 30:2 रेशियो में तो नहीं दे सकते हैं, तो तब हम पेशेंट को 10 ब्रेथ्स पर मिनट देंगे अगर ये एडल्ट पेशेंट है तो। अगर ये पीडियाट्रिक पेशेंट है तो हम 20 to 30 ब्रेथ्स पर मिनट देंगे। ओके ओके, अब ये बेसिक लाइफ सपोर्ट के बारे में एक क्वेश्चन है। यू फाइंड एन अडल्ट हु इज अनरिस्पॉन्सिव एंड ही इज नॉट ब्रीदिंग, द सीन इज सेफ, व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप? तो बेसिक लाइफ सपोर्ट के स्टेप्स क्या होते हैं? अगर आप बाहर हो, किधर चल रहे हो, पार्क में, आपने किसी को देखा हुआ कि वो गिरे पड़े हैं, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप वेरीफाई सीन सेफ्टी करोगे। पेशेंट अगर बीच में है तो आप साइड वॉक पे लेके जाओगे, रोड के बीच में है तो साइड में लेके जाओगे, ऐसे जगह पे जहाँ पे आप और पेशेंट दोनों सेफ है। ऐसे नहीं कि आपको भी कोई गाड़ी रिससिटेशन के टाइम उड़ा के चली जाए। ओके, तो सबसे पहले आप वेरीफाई सीन सेफ्टी करोगे। उसके बाद आप देखोगे कि पेशेंट सच में कार्डियक अरेस्ट में है या फिर ड्रग्स वग्स लेके या दारू पी के नीचे गिरा हुआ है, तो आपको चेक फॉर रिस्पॉन्स करना है। अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला, पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, तो इमीडिएटली आप कॉल फॉर हेल्प करोगे। कॉल फॉर हेल्प आप आजू बाजू वाले लोगों को बुलाओगे और साथ में फोन पे एम्बुलेंस को भी बुलाओगे। अब कॉल फॉर हेल्प तो हो गया, उसके बाद आप पेशेंट का पल्स चेक करोगे। कौन सा पल्स चेक करोगे? हम सेंट्रल पल्स चेक करते हैं, कैरोटिड या फिर फेमोरल, 10 सेकंड के लिए, और साथ ही साथ आप पेशेंट की रेस्पिरेशन भी देखोगे। अगर पल्स और रेस्पिरेशन दोनों एब्सेंट है तो फिर आप स्टार्ट करोगे सीपीआर, और ये सीपीआर हम देते हैं 30:2 रेशियो में अगर 2 लोग हैं रिससिटेट करने के लिए। ओके, तो ये हमारे बेसिक लाइफ सपोर्ट के स्टेप्स होते हैं। हमें ये सब करना चाहिए जब तक पेशेंट रिवाइव हो जाए या फिर जब तक एम्बुलेंस आ जाए एक्सपर्ट हेल्प के साथ। तो अभी आप इसमें देख रहे हैं कि सीन इज सेफ, ये दे दिया है, तो फर्स्ट पॉइंट हो गया है। चेक फॉर रिस्पॉन्स करना है, ये बोल रहे हैं पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव है, पेशेंट नॉट ब्रीदिंग भी है, लेकिन यहाँ पे एक स्टेप इनका स्किप हो गया है। सीन सेफ्टी, चेक फॉर रिस्पॉन्स हो गया, तो थर्ड स्टेप था कॉल फॉर हेल्प। तो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा टू एक्टिवेट द इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम। तो इसके साथ हमारा पूरा एनेस्थीसिया का रैपिड रिवीजन कंप्लीट होता है। मैंने